हेलो एवरीवन। अरे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। अगर आपने मान लो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप बस इस वीडियो को देख लो। इस सिंगल वीडियो में मैं आपको दोनों बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करा दूंगा। ये वन शॉट वीडियो है और इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप इसको ध्यान से देख के जाओगे तो आपका जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम 2026 होने वाला है, आपको ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से कवर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इसको देख के जाओ, अगर पढ़ रखा है तो इसको देख जाओ, इससे रिवीजन हो जाएगा, सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और इसके अलावा एक हमने 5 साल के पीवाईक्यू की वीडियो बना रखी है जिसमें आपको लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको जरूर देख के जाना पेपर से पहले, ताकि आपको पता लग जाए कि एग्जाम का आपका पैटर्न क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो से पता लगेगी। ठीक है, सिलेबस आप जानते हैं कि ये जो आपकी बुक है भारतीय समाज, इसमें से आपके 4 चैप्टर हैं और हर चैप्टर 10 नंबर का है। ठीक है, ये सब आप पहले से जानते होंगे। अब बात करते हैं बुक 2 की, तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर 5 नंबर का, फिर उसके बाद अगला चैप्टर 5 का है, फिर 10 10 10, यानी कि आपकी ये जो बुक हो जाएगी ये भी आपकी 40 नंबर की हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल हमारा 80 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो चलिए सीधा हम चलते हैं, चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर का नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी और संरचना। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है कि जनसांख्यिकी, ठीक है, या डेमोग्राफी जो होती है उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या अभिप्राय होता है, या जनसंख्या से जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हो, डेमोग्राफी से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए, जनसांख्यिकी जो होता है इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, इसको जनांकिकी भी कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में डेमोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो डेमोग्राफी है ये यूनानी लैंग्वेज के 2 शब्द हैं, एक है डेमोस, ठीक है, और दूसरा है ग्राफिन। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है डेमोस और दूसरा है ग्राफिन। ठीक है, अब डेमोस का मतलब क्या होता है, डेमोस का मतलब होता है यहाँ पे लोग यानी कि जनता। ठीक है, डेमोस क्या है, जनता को दिखा रही है यानी जन को दिखा रही है, और ग्राफिन का मतलब यहाँ पे वर्णन करने से यानी कि जनता का वर्णन करना। ठीक है, यानी जनसंख्या का वर्णन करना, जनसंख्या के बारे में वर्णन करना या जनसंख्या का अध्ययन करना, आप कैसे भी पढ़ लो। तो आपको कुल मिला के बात यही निकलेगी कि डेमोग्राफी का जो अर्थ होता है वो जनसंख्या के अध्ययन से होता है। ठीक है, रिलेटेड होता है। तो यहां पे देखेंगे कि जनसांख्यिकी का अर्थ क्या हुआ, जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन, यानी जब हम जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं, जनसंख्या के चाहे हम आकार को पढ़ें, जनसंख्या वृद्धि के कारण को पढ़ें, या जनसंख्या में प्रवास को पढ़ें या प्रवास के कारण पढ़ें, जब भी हम जनसांख्यिकी की बात करेंगे, जनसंख्या की बात करेंगे, डेमोग्राफी की बात करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही हो जाएगा जो आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। अब आगे समझते हैं जनसांख्यिकी की। अगर हम बात करें तो जो जनसांख्यिकी होती है यानी जो डेमोग्राफी के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं, तो आपको पता लग गया कि हम जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। अब जनसंख्या के बारे में क्या पढ़ते हैं, कोई ये पूछे तो आप क्या बताओगे, जनसंख्या में हम पढ़ते हैं जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, प्रवास के बारे में पढ़ते हैं, लिंग अनुपात के बारे में पढ़ते हैं, आयु संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो इन सब चीजों का अध्ययन हमको करना होता है जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी के तहत। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि जनसांख्यिकी के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसके 2 प्रकार होते हैं। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपका है, एक तो आपका आकारिक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपके आकार के हिसाब से जो जनसंख्या को हम देखते हैं, और दूसरा सामाजिक हो जाएगा। अब आकारिक क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसके तहत हम जनसंख्या के आकार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जैसे कि चीन की जनसंख्या दुनिया में सबसे बड़ी है, सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है, यानी चीन की जनसंख्या का आकार क्या है, दुनिया में सबसे अधिक है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे आकार के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हम पढ़ते हैं किसी दूसरे देश के बारे में जिसकी जनसंख्या बहुत कम है, फिर हम किसी ऐसे देश के बारे में पढ़ते हैं जिसकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, या फिर हम किसी ऐसे देश के बारे में पढ़ते हैं जिसकी जनसंख्या तेजी से घट रही है, यानी कि हम आकार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आकारिक जनसांख्यिकी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एकदम। आगे चलते हैं, दूसरा हमारा होता है सामाजिक जनसांख्यिकी। ठीक है, इसके तहत हम क्या पढ़ते हैं, इसके तहत हम पढ़ते हैं कि जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो जनसंख्या होती है उसका सामाजिक पक्ष पढ़ना होता है, उसके आर्थिक, ठीक है, और राजनीतिक पक्षों को हमको यहाँ पे पढ़ना होता है। यानी जनसंख्या में जो लोग हैं उनका समाज कैसा है, समाज के नियम क्या हैं, ठीक है, उनकी आर्थिक गतिविधि क्या है, वो क्या क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है, कोई प्राथमिक क्रिया में है या द्वितीय क्रियाकलाप करते हैं या तृतीय क्रियाकलाप में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी होती है। उनकी राजनीतिक पक्ष को भी हम पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ये बहुत आपके पेपर में पूछा जाता है और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जिस जिस क्वेश्चन को मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूं उसको तो आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि मॉल्थस जो थे, इनका जो जनसांख्यिकीय सिद्धांत था इसके बारे में आपको चर्चा करनी है, ठीक है। तो देखो, इन्होंने एक निराशावादी सिद्धांत दिया था, ठीक है। निराशावादी सिद्धांत मतलब जो थोड़ा नकारात्मकता बताता हो, यानी जहां पे आपको कोई आशा ना दिखे। अब ये कैसे निराशावादी है इसको समझते हैं। तो देखिए, मॉल्थस जो थे, इन्होंने जनसंख्या वृद्धि का एक सिद्धांत दिया था, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि का एक सिद्धांत दिया था। कहां से पता लगता है? इन्होंने एक एस्से यानी कि एक निबंध लिखा था, ठीक है। तो इनका निबंध का नाम क्या है? इन्होंने निबंध लिखा था एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि जो जनसंख्या होती है उसके सिद्धांत क्या होते हैं उसके ऊपर इन्होंने एक निबंध लिखा था, ठीक है, जो कि 1798 में लिखा था। उसमें इन्होंने एक निराशावादी सिद्धांत दिया था। निराशावादी सिद्धांत क्या दिया था? तो इन्होंने कहा था, मॉल्थस कहते हैं कि मनुष्यों की जो संख्या है यानी जो जनसंख्या है, ठीक है, वो बहुत तेजी से बढ़ती है। यानी हमारी जो जनसंख्या है वो कैसे बढ़ती है? बहुत तेजी से बढ़ती है, जैसे कि सीधा दुगनी हो जाती है। पहले मान लो 2 थी तो सीधा 4 हो जाएगी, उसके बाद सीधा 8 हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी, फिर 32 हो जाएगी, फिर 64 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जनसंख्या 2 गुना स्पीड में बढ़ रही है, इन्होंने ये बताया। फिर कहते हैं कि मनुष्य के भरण पोषण के लिए जो संसाधन होते हैं वो नहीं बढ़ते, ठीक है, वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ते जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती है। ये बढ़ते हैं 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, आराम आराम से बढ़ रहे हैं, लेकिन जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई कि क्योंकि देखो, जो कोई भी जनसंख्या है उसको संसाधन तो चाहिए ही होते हैं। अब मान लो जनसंख्या तो बढ़ रही है बहुत तेजी से, संसाधन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, तो लोगों के पास क्या होगा? अभाव की स्थिति हो जाएगी, एक बुरी कंडीशन हो जाएगी। कुछ ही लोगों को संसाधन मिल पाएंगे, सबको नहीं मिल पाएंगे। तो यही बात इन्होंने कही, इसीलिए इसको निराशावादी सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए मनुष्य, इन्होंने कहा कि जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी, संसाधन नहीं बढ़ेंगे, इसलिए मनुष्य हमेशा गरीबी की हालत में रहेगा, हमेशा गरीब रहेगा, हमेशा संसाधनों के लिए संघर्षरत रहेगा, ठीक है। ऐसा किसने कहा था? मॉल्थस ने कहा था, ठीक है। क्योंकि कृषि उत्पादन की वृद्धि हमेशा ही जनसंख्या की वृद्धि से पीछे रहेगी, यानी कि उतना अनाज नहीं होगा, उतनी फसल नहीं होगी जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ जाएगी। अब सोचो, अनाज नहीं बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ जा रही है, तो लोग क्या खाएंगे, ठीक है। तो ये समस्या आ जाएगी। तो ये किसने कहा था? मॉल्थस ने कहा। आगे देखते हैं, इन्होंने कहा था कि जनसंख्या की वृद्धि जितनी तेजी से हो रही है ना, संसाधन तो उतनी तेजी से बढ़ेंगे नहीं, तो इसी कारण हमेशा मनुष्य एक अभाव की स्थिति में रहेगा। लेकिन इन्होंने समृद्धि का तरीका भी बताया। जब इनसे पूछा गया कि जनसंख्या अगर तेजी से बढ़ती जाएगी, संसाधन नहीं बढ़ेंगे, तो इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा कि कैसे मनुष्य को समृद्धि वाली स्थिति में ला सकते हैं। तो इन्होंने बोला बिल्कुल सॉल्यूशन है, एक तरीका है। इनसे पूछा गया कि भाई बताइए समृद्धि का क्या तरीका हो सकता है, तो इन्होंने बोला जनसंख्या की जो वृद्धि है इसको कंट्रोल करना। यानी यदि हम जनसंख्या जो तेजी से बढ़ रही है, अगर इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम समृद्धि ला सकते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो कैसे कंट्रोल में आ सकती है, ठीक है। तो देखिए, समझते हैं। मॉल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रकार का उल्लेख है, यानी मॉल्थस ने 2 प्रकार से जनसंख्या में जो नियंत्रण होता है उसके बारे में बताया है। तो वो 2 तरीके कौन से हैं? एक तो इन्होंने बताया, एक तो होता है प्राकृतिक अवरोध, ठीक है। प्राकृतिक अवरोध, आपको पता है जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो कई बार आपने सुना होगा कि कहीं पे अकाल पड़ जाता है। अब अकाल पड़ जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी कहीं पे बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के कारण बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, डूब जाते हैं, बह जाते हैं, उनका घर वगैरह तबाह हो जाता है, ठीक है। भूकंप में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। महामारियां जब फैलती हैं तो उसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कुछ प्राकृतिक अवरोध है। जो जनसंख्या जो बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, तो कभी भूकंप की वजह से, कभी बाढ़ की वजह से, कभी महामारी की वजह से, या किसी और प्राकृतिक आपदा के कारण लोग मरते हैं। तो जब लोग कम होते हैं, मरते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बन जाता है, ठीक है। ये एक तरीका है जो कि प्राकृतिक अवरोध, ये हम नहीं लाते हैं, ये अपने आप ही आता है, ठीक है। और हमारी गतिविधियों की वजह से भूकंप भी आ सकता है, हमारी गतिविधियों की वजह से बाढ़ भी आ सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं आज के समय में, पानी बहुत बुरी तरीके से यूज किया जा रहा है, पानी बच नहीं रहा है। तो ये कुछ मानव के द्वारा किए गए तरीके जरूर हो सकते हैं। दूसरा है कृत्रिम अवरोध, ठीक है। तो प्राकृतिक तो आप समझ गए। अब कृत्रिम अवरोध, इसमें क्या हम कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम विवाह की उम्र बढ़ा दें, यानी कि बड़ी उम्र में अगर विवाह करेंगे तो जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। यौन संयम, ठीक है। अब किसी का विवाह हुआ है, अब मान लो वो हर साल एक बच्चा पैदा करने लग जाए,
तो ऐसे नहीं होगा, जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो यौन संयम भी रखना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल में भी रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन भी किया जा सकता है। और गर्भ निरोधक उपाय भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। गर्भ निरोधक उपाय में जैसे मान लो टैबलेट्स आती हैं, दवाइयाँ खिलाई जा सकती हैं, या फिर कुछ तरीके कॉन्डम वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा नसबंदी वगैरह भी है, कुछ तरीके होते हैं जिससे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जनांकिकीय या जनसांख्यिकीय, ठीक है, कई जगह पे जनांकिकीय भी लिखा होता है, जनसांख्यिकी भी लिखा होता है, दोनों एक ही है। तो जो जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत है, ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, अगर किसी बच्चे के पास ज्योग्राफी होगी तो ये जो जनसांख्यिकी या जनांकिकीय जो संक्रमण सिद्धांत है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो ये जनसंख्या वृद्धि के 3 चरण बताता है, यानी जनसंख्या जो वृद्धि होती है उसमें 3 स्टेप बताता है, ठीक है। तो वो 3 चरण कौन कौन से हैं, 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है, उसको देखते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जो प्रथम अवस्था होती है, इसमें समाज जो होता है अविकसित होता है, ठीक है। इसमें समाज जो होता है ग्रामीण होता है, ज्यादातर लोग ग्रामीण होते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जन्म दर जो होता है बहुत तेजी से बढ़ती है, और यहाँ पे मृत्यु दर जो होती है वो भी बहुत तेज होती है, यानी जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है। तो जन्म दर मृत्यु दर दोनों ज्यादा है तो जनसंख्या वृद्धि कम होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो बहुत ज्यादा जन्म हो रहे हैं, मान लो लाखों बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है, तो लाखों ही लोग मर भी जा रहे हैं क्योंकि मृत्यु दर भी ज्यादा है। अब लाखों लोग जन्म ले रहे हैं और लाखों लोग मर जा रहे हैं, तो एक बैलेंस बना रहेगा ना, वृद्धि थोड़ी होगी। तो यहाँ पे वृद्धि बहुत कम होती है, आप ऐसा मान लो। सेकंड जो स्टेज होती है ये थोड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अविकसित से विकासशील की ओर जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जन्म दर स्टार्टिंग में तो अधिक रहती है और मृत्यु दर यहाँ पे कम होने लग जाती है। अब जन्म दर ज्यादा है यानी जन्म ज्यादा हो रहे हैं लेकिन मृत्यु कम हो रही है, समझ रहे हो। जन्म अगर ज्यादा होंगे और मृत्यु कम होगी तो जनसंख्या, ये देखो गैप देख रहे हो, जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो अब मृत्यु कम क्यों होती है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस समय में लोगों के पास सुविधाएं होती है, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छा इलाज, दवाइयाँ, मेडिसिन, डॉक्टर सब अवेलेबल होता है। क्योंकि अब पहले क्या है, लोग छोटी छोटी बीमारियों में मर जाते थे क्योंकि उनके पास इलाज नहीं था। अब यहाँ पे इलाज है तो इलाज की वजह से मृत्यु को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जन्म ज्यादा मृत्यु कम, तो जनसंख्या आपको अधिक दिखेगी। इसको जनसंख्या विस्फोट भी कहा जा सकता है क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। फिर तीसरी जो स्टेज है, इसमें समाज विकसित हो जाता है, ठीक है। पहले ग्रामीण था, ग्रामीण से नगरीय हो रहा था और इस समय में पूरी तरीके से नगरीय हो चुका है, विकसित हो चुका है। अब यहाँ पे जन्म दर भी कम हो चुकी है क्योंकि जो विकसित क्षेत्र है वहां पे जन्म दर कम मिलेगी, मृत्यु दर भी आपको बहुत कम मिलेगी, ठीक है। जन्म और मृत्यु दोनों कम है तो जनसंख्या की वृद्धि ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि ये वो स्टेज है जहां पे जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है, यानी जनसंख्या कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। हम ऐसे देख सकते हैं इसको। अब इसी चीज को जो हमने देखा है, अब इसको हम आराम से पढ़ेंगे, समझ लेते हैं। तो पहले चरण में क्या होता है, समाज में जनसंख्या वृद्धि जो होती है कम होती है, ठीक है। कम क्यों होती है? क्योंकि समाज जो होता है तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है, मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही ज्यादा होते हैं, इसलिए जनसंख्या तेजी से नहीं बढ़ती है। दूसरी स्टेज जो होती है इसमें जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ती है, इसको जनसंख्या विस्फोट वाली स्थिति भी कहते हैं, क्योंकि समाज जो है पिछड़ी अवस्था में है और पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो बहुत ऊंची रहती है, यानी जन्म दर जो है वो तो तेज है लेकिन ज्यादा है, लेकिन मृत्यु दर जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। यानी मृत्यु दर कम है, जन्म दर अधिक है, तो इस कारण यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है। तीसरी स्टेज में समाज जो होता है विकसित हो जाता है, लोग जागरूक हो जाते हैं, पढ़े लिखे समझदार हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही आपको काफी कम मिलेगी, जिसके कारण यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे जनसंख्या दर जो है वो बहुत नॉर्मल बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि एक बैलेंस वाली स्थिति आ जाती है। तो ये तीसरा चरण है। तो ये पेपर में आता है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आता है जो अभी आपको कराया है। इसके बाद है जन्म दर और मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हो जन्म दर और मृत्यु दर से, ठीक है। तो जन्म दर जो होता है वो 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चे, ठीक है, जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को देखा जाता है, तो ये जन्म दर होती है। और मृत्यु दर क्या होता है, किसी निर्धारित विशेष समय में किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों में जो मृत व्यक्तियों की संख्या होती है, यानी प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने लोग मर गए, कितने लोग मृत्यु हो गई उनकी, उस हिसाब से मृत्यु दर को निकाला जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से, प्रतिस्थापन स्तर से क्या अभिप्राय है, यानी आप प्रतिस्थापन स्तर से क्या समझते हो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी अवस्था है जब जितने बूढ़े लोग मरते हैं
उतने ही नए जन्म हो जाते हैं, ठीक है, नए बच्चों का जन्म हो जाता है। यानी मान लो कोई गांव है, वहां पे 100 बूढ़े लोग मर गए और वहां पे 100 नए बच्चे पैदा हो गए, ठीक है। अब जितने लोग गए हैं उतने ही बच्चे आ गए, तो एक तरीके से क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, ठीक है, यानी जो कमी थी वो पूरी हो गई है। तो भारत में अगर केरल देखें तो केरल एक ऐसा स्टेट है जहां पे प्रजनन दर जो है वो वास्तव में प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है, ठीक है, यानी कि जितने बूढ़े व्यक्ति अगर मर रहे हैं उतने ही बच्चे यहाँ पे हो जाएं तो वो प्रतिस्थापन स्तर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे उसकी जो संख्या है वो कम है, यानी मान लो 100 लोग मरे तो 100 बच्चे पैदा नहीं हुए नए। तो ये कंडीशन है केरल में। इसके बाद कुछ स्टेट देखो, जैसे हिमाचल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रतिस्थापन स्तर के बराबर है। और दूसरे स्टेट देखो, बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन स्तर से भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ ऊपर नीचे क्यों है, कुछ स्टेट में आप देखोगे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे बराबर है, ऐसा आखिर क्यों है? तो इसके पीछे जो रीज़न है ना वो हो सकता है शिक्षा और जागरूकता। क्योंकि आप देखोगे कि जो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे वहाँ पे आपको जनसंख्या उतनी तेज़ी से बढ़ती हुई नहीं दिखेगी। हो सकता है वहाँ पे लोग कंट्रोल करें, उसको समझें, ठीक है, उस चीज़ को समझते हैं, जागरूक होते हैं, तो ये होता है। तो यही इसके पीछे एक रीज़न है। अगला क्वेश्चन एक बार देखो ध्यान से, यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि भारत की जनसंख्या नीति पर चर्चा कीजिए। तो भारत ने 1952 में अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। इसके तहत इन्होंने परिवार नियोजन जो कार्यक्रम थे ये लेके आई थी हमारी सरकारें, ठीक है। अब उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो जन्म दर है, ठीक है, जो जन्म है, जो बर्थ है, इसको कंट्रोल करना था और जनसंख्या वृद्धि जो तेजी से हो रही है उसको कंट्रोल करना था, ठीक है, उसको कम करना था। जन स्वास्थ्य के मानक स्तर में सुधार करना था, यानी जनता का जो स्वास्थ्य का लेवल है उसको सुधारना था और लोगों को जागरूक बनाना था। तो ये इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी उस दौरान परिवार नियोजन का कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस समय में लोगों के साथ जबरन नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया, यानी पकड़ पकड़ के लोगों को जबरन उनकी नसबंदी कर दी जाती थी, तो ये गलत था, ठीक है। फिर पुरुष नसबंदी तो हो रही थी बड़े पैमाने पे, महिला नलिका बंदी वगैरह भी कराई जा रही थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्त्री पुरुष अनुपात से आप क्या समझते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या होती है उसको हम स्त्री पुरुष अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो लिंग अनुपात आप देखोगे कुछ स्टेट में आपको ठीक दिखेगा तो कुछ स्टेट में काफी कम भी दिखता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में जनगणना के इतिहास पे चर्चा कीजिए। तो देखिए हमारे यहाँ पे जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो अंग्रेजों के समय में हुई थी और पहली बार हमारे यहाँ पे जब जनगणना का प्रयास हुआ था वो 1867 से 72 के बीच में हुआ था। यानी पहली बार प्रयास कब हुआ था, इसको जनरली हम 1872 बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो रेगुलर हर 10 साल के बाद जो जनगणना होती चली आ रही है ये हमारे यहाँ पे शुरू हुई थी 1881 में, ठीक है। तो हर साल हमारे यहाँ पे प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। जब भारत आज़ाद हुआ तब भी इस 10 वर्षीय जनगणना प्रणाली को हमने अपनाए रखा, ठीक है, यानी अंग्रेजों वाला जो सिस्टम था इसको हमने तब भी अपना के रखा। स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक कुल 7 बार जनगणना हो चुकी है हमारे देश में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भारत में कृषि आधारित जीवन शैली का महत्व क्यों घट रहा है? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है लेकिन फिर भी लोगों का इंटरेस्ट कृषि से खत्म होता जा रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा? तो कृषि आधारित जो ग्रामीण जीवन शैली है और आर्थिक और सामाजिक महत्व इसका देखें तो घट रहा है। शहर जो है लोगों को, गांव के लोगों को चुंबक की तरफ अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं क्योंकि लोग शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप शहर में रहते हो ना तो आपको गांव की लाइफ थोड़ी अच्छी लग सकती है क्योंकि गांव में भाई आपको हरे भरे खेत दिखेंगे, वहाँ नदियाँ होती है, तालाब होते हैं, ठीक है, एक स्वच्छ एनवायरनमेंट आपको दिखेगा, आपको कुछ जगह पे बिल्कुल शांति दिखेगी। शहरों में आप देखोगे भीड़ भाड़, पॉल्यूशन, शोर शराबा, ये बहुत दिखता है आपको, तो शहर का व्यक्ति गांव की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। इसी तरीके से जो गांव के लोग हैं ना वो शहरों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा है, वहाँ पे अच्छे स्कूल हैं, अच्छी सड़कें हैं, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो गांव के लोग जो है वो गांव को छोड़कर कहाँ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? शहर की ओर, ठीक है, आकर्षित हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ उद्योग आधारित नगरीय जीवन शैली का महत्व बढ़ रहा है क्योंकि जो नगर है यहाँ पे उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, तो लोग यहाँ पे आते हैं गाँव से, गाँव छोड़कर अपना यहाँ पे रोजगार के लिए आते हैं, ठीक है, यहाँ पे उद्योगों में काम करते हैं। फिर कृषि देश में सबसे अधिक योगदान देती है लेकिन आज जीडीपी में उसका योगदान जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। गांव में रहने वाले लोग गांव में काम नहीं करते, गांव में काम करना भी नहीं चाहते हैं। ग्रामीण लोग खेती से अलग व्यवसाय
को अधिक अपनाते जा रहे हैं। ठीक है, गांवों में साझी संपत्ति के संसाधनों में भी कमी आती जा रही है। शहरों में गुमनामी वाली जिंदगी जी सकते हैं, वो जी लेते हैं। नगरीय जीवन में अपरिचितों से संपर्क होता रहता है। आप देखोगे क्योंकि हम नगरीय जीवन में, हम शहरों में रहते हैं तो सभी अपरिचित होते हैं एक दूसरे से, फिर वहां से हमारे उनसे संपर्क बनते हैं। ठीक है, फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे सामाजिक रूप से पीड़ित समूहों को शहरी रहन सहन जो है, ठीक है, अपमानजनक स्थिति से बचाता है। क्योंकि जो SC ST है, जैसे गांव में उनके साथ मान लो बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, अगर वो शहरों में आ जाते हैं तो शहरों में आप देखोगे इतना भेदभाव नहीं होता, जाति प्रथा इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो एक अपमानजनक स्थिति से भी उनको लगता है कि यहाँ पे रहना ज़्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन है कि मॉल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत की आलोचना किस प्रकार की गई है। तो देखिए, जो मॉल्थस ने कहा था ना कि जनसंख्या 2 गुना स्पीड में बढ़ेगी लेकिन संसाधन नहीं बढ़ेंगे, तो उस सिद्धांत की कुछ यूरोप के जो विद्वान थे, ठीक है, यूरोपीय देशों के जो विद्वान हैं, उन्होंने इसकी कुछ आलोचना करी थी। यानी इस सिद्धांत का जो खंडन है यूरोपीय देशों के ऐतिहासिक अनुभवों के द्वारा किया है। क्योंकि कुछ लोगों ने बताया है कि आर्थिक समृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर से, ठीक है, अधिक हो सकती है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर जो आप बता रहे हो ना, उससे ज्यादा आर्थिक समृद्धि हो सकती है। आपने कहा था कि नहीं, संसाधन तो ऐसे है, संसाधन नहीं बढ़ेंगे उतने ज्यादा, लेकिन ऐसा गलत है। कई जगह पे ऐसे हैं जहां पे जनसंख्या से ज्यादा समृद्धि देखने को मिलती है, खासकर यूरोप के देशों में। ठीक है, तो 19वीं 20वीं शताब्दी के आसपास परिवर्तन होना शुरू हुआ। अब जन्म दर जो थी वो घट गई थी, महामारी पे भी कंट्रोल किया जाने लगा था, चिकित्सा सुविधा भी विकसित होने लगी थी। तो मॉल्थस की जो भविष्यवाणी थी वो झूठी साबित हो गई। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के बावजूद खाद्य उत्पादन बढ़ गया, लोगों के जो लाइफस्टाइल था, जीवन स्तर था, वो भी बढ़ने लगा। आलोचक कहते हैं कि गरीबी और भुखमरी जैसी समस्या जनसंख्या वृद्धि की बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण फैलती है। ठीक है, आर्थिक संसाधन सबके लिए है लेकिन उनको मिल नहीं पाते, तो इस कारण से गरीबी और ये सब चीजें ज्यादा फैलती हैं। एक अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण ही कुछ थोड़े से धनवान लोग जो होते हैं वो विलास वाली लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेकिन बाकी अन्य लोग जो होते हैं, बहुसंख्यक जो लोग होते हैं, वो गरीबी वाली कंडीशन में जीते हैं। ठीक है, तो ये एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के कारण भी ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लिंग अनुपात में गिरावट आने के मुख्य कारण आपको बताने हैं। तो देखिए, कई कारण है, जैसे कि आपको पता है स्त्रियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। ठीक है, लिंग अनुपात में गिरावट का मतलब क्या है, पहले आप ये समझ लो। कहने का मतलब है कि पुरुष जो है उनकी संख्या के हिसाब से महिलाओं की संख्या कम है। ठीक है, यानी पुरुष की संख्या ज्यादा है और महिला की संख्या कम है। अगर ऐसी कंडीशन है कि पुरुष ज्यादा हो रहे हैं, महिला कम हो रही है, तो ये कहते हैं लिंग अनुपात में गिरावट आना। तो इसके पीछे कारण क्या है, स्त्रियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम, बीमारियां हो जाती है महिलाओं को, कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, अब बीमारियां क्या होती है पेपर में ये नहीं लिखना है आपको। फिर बच्चियों के प्रति भेदभाव व्यवहार, आपको पता है लड़कियों के प्रति भेदभाव होता है, लड़कों के साथ उतना भेदभाव नहीं होता जितना लड़कियों के साथ किया जाता है। ठीक है, शैशव अवस्था में बच्चियों की देखभाल की घोर उपेक्षा, यानी जब बच्ची छोटी होती है उस समय भी उनकी देखभाल में उपेक्षा की जाती है, उनको इग्नोर किया जाता है। कई बार क्या होता है, लिंग विशेष का गर्भपात, यानी कि उनको अगर पहले क्या होता था कि पता करवा लेते थे बच्चा पैदा होने से पहले कि जो पेट में बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। अगर उनको पता लग जाता था कि गर्भ में लड़की है तो उसका गर्भपात करवा देते थे। ठीक है, उसको मरवा देते थे, तो जो कि गलत था। इसके कारण भी सेक्स रेशियो जो होता है, लिंग अनुपात जो होता है, उस पर गलत असर पड़ता है। फिर बालिका शिशुओं की हत्या, कई जगह पे तो बालिका शिशुओं की हत्या तक कर दी जाती थी। तो यहाँ पे अपना चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिणाम। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जाति क्या है? जाति शब्द, पहले शब्द इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। तो ये जो शब्द है ना, ये पुर्तगाली लैंग्वेज का एक शब्द होता था जिसको कास्टा कहा जाता था। यानी पुर्तगाली लैंग्वेज का शब्द था कास्टा। इस कास्टा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका कास्टा का मतलब होता है विशुद्ध नस्ल, यानी ये नस्ल की बात कर रहा है। ठीक है, फिर इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द होता है कास्ट, इससे ये बना है जाति। तो भारतीय समाज में जाति का क्या मतलब है, इसको बताना है। तो जाति भारतीय समाज में एक बहुत प्राचीन संस्था है। ठीक है, बहुत पुराने समय से है, हजारों वर्षों से हमारी जो इतिहास संस्कृति में आपको जाति दिखेगी। जाति केवल हमारे अतीत का नहीं बल्कि आज भी हमारा जो जीवन है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदू समाज में संस्थागत विशेषता है। ठीक है, हमारे हिंदू समाज में ये एक संस्थागत विशेषता है कि हमारा समाज जो है वो जातियों में बटा हुआ है। ठीक है, आपकी भी कोई जाति होगी, मेरी भी कोई जाति है, तो हम सब जातियों में बटे हुए हैं। इसका प्रचलन जो है अन्य धार्मिक समुदायों में भी है, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों आदि। ठीक है, अब ये मत सोचना केवल हिंदुओं में ही जाति व्यवस्था है, जाति प्रथा है। अन्य धर्म के लोग जो होते हैं वो भी जातियों में बटे होते हैं। ठीक है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, इनमें भी जातियां होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में जातिगत व्यवस्था के स्वरूप को समझाइए।
तो भारत में जातिगत व्यवस्था को हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था को, ठीक है, जो प्राचीन भारतीय समाज को वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित किया गया था हमारे यहाँ पे। फिर उसका बिगड़ा हुआ रूप जो था उसको जाति व्यवस्था के रूप में देखते हैं। तो वर्ण व्यवस्था का बिगड़ा हुआ जो रूप है इसको हम जाति व्यवस्था के रूप में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रबल जाति से क्या अभिप्राय है, या फिर आप प्रबल जाति से क्या समझते हो। तो ऐसी जाति जिनकी जनसंख्या बड़ी होती है, ठीक है। यानी किसी समाज में आप देखोगे, जैसे मान लो कोई स्टेट है, कोई राज्य है, वहां पे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में देखोगे, अगर किसी एक जाति की संख्या वहां पे ज्यादा है, ठीक है, तो उसका वहां पे वर्चस्व होगा। जिस जाति की संख्या ज्यादा होगी वहां पे उन लोगों का वर्चस्व होगा, ठीक है। तो इसको हम एक तरीके से प्रबल जाति के रूप में मानते हैं। यानी ऐसी जाति जिनकी संख्या बड़ी है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रबल जाति। और जिन्हें स्वतंत्रता के बाद किए गए जो भूमि सुधार थे, ठीक है, उसमें उसके द्वारा भूमि के अधिकार दे दिए गए थे। भूमि सुधारों ने पहले के जो दावेदार होते थे उनसे वो अधिकार छीन लिए थे, जो जमींदार वगैरह थे, ठीक है, इन लोगों को दे दिए थे। तो अब ये जो भूमि अधिकार हैं ये अगले स्तर के दावेदारों तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। और जब उन्हें भूमि अधिकार मिल गए तो फिर उन्होंने क्या करा, अब भूमि पे अधिकार मिल गया तो उन्होंने आर्थिक शक्ति बढ़ा ली, यानी वो पैसे वाले हो गए, मजबूत हो गए। फिर उनकी बड़ी संख्या भी ज़्यादा बड़ी थी, तो चुनावी लोकतंत्र में भी देखें तो उनको राजनीतिक शक्ति प्रदान कर दी। अब यानी कि कहने का मतलब है, आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, हो सकता है यहाँ समझ में ना आए। कहने का मतलब है ऐसी जातियों की, तो इन जातियों की संख्या ज़्यादा है। सबसे पहले ये देखो, ये संख्या में ज़्यादा है। फिर दूसरी चीज क्या है, इनके पास जमीन है। आपको पता होगा गांव वगैरह में जिसके पास जमीन ज्यादा होती है उसकी क्या वैल्यू होती है आप जानते ही हैं, ठीक है। संख्या ज्यादा है, इनके पास जमीन ज्यादा है। उसके बाद जिसके पास संख्या ज्यादा होती है, जमीन ज्यादा होती है, जिसके पास संख्या ज्यादा है, उसका राजनीति में भी प्रभाव होता है, ठीक है। क्योंकि भाई उसकी ही जाति से कैंडिडेट ज्यादातर चुनाव लड़ेंगे और वो जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जाति के लोग ज्यादा हैं। तो ये एक तरीके से दबाव समूह के रूप में भी काम करते हैं हमारे लोकतंत्र की राजनीति में। फिर ये मध्यवर्ती जातियां जैसे देहाती इलाकों में प्रबल जातियां बन गई हैं और क्षेत्रीय राजनीति को तथा खेती और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करने लगी हैं, ठीक है। तो ये जो जातियां थी जिनकी संख्या ज्यादा थी, जो प्रबल थी, जो मजबूत थी, जिनके पास पैसा था, उनकी राजनीतिक हैसियत भी बड़ी थी, तो ये प्रबल जातियों में आती हैं। वर्ण व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, तो हमारे यहाँ पे 3000 साल पुरानी ये वर्ण व्यवस्था है। इसके अनुसार हमारा समाज जो था वो 4 हिस्सों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सभी वर्णों के अपने अपने कार्य भी निर्धारित थे, ठीक है, जिसका वर्णन आपने हिस्ट्री में धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट है कि वर्ण और जाति में क्या अंतर है, क्या इनके बीच में कोई डिफरेंस होता है या दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो दोनों सेम नहीं होते, तो वर्ण व्यवस्था अलग है, जाति व्यवस्था अलग है। वर्ण व्यवस्था क्या था, जो हमारा वैदिक काल है, वैदिक काल में जो पहला जो जिसको ऋग वैदिक काल या फिर प्रारंभिक वैदिक काल कहा जाता है, उस समय हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था देखने को मिलेगी। ये जन्म से निर्धारित नहीं होती थी, ठीक है, विस्तृत या बहुत कठोर भी नहीं होती थी वर्ण व्यवस्था। अगर मान लो कोई किसी वर्ण में पैदा हुआ है तो वो दूसरे वर्ण में भी जा सकता था, वर्णों को बदला भी जा सकता था उस समय में। ये इतनी कठोर व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। स्थान परिवर्तन इसमें सामान्य होता था, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। फिर जाति व्यवस्था की बात करें तो ये उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, जन्म से निर्धारित होती है, ठीक है। जाति व्यवस्था जो है ये जन्म से आधारित निर्धारित होती है। जैसे मान लो किसी का जन्म किसी जाति में हो गया, ठीक है, मान लो कोई एक्स जाति है, किसी का जन्म एक्स जाति में हो गया, तो वो एक्स जाति का ही रहेगा, वो पूरे जीवन कभी अपनी जाति नहीं बदल सकता है, ठीक है। तो माता पिता की जाति में ही जन्म होता है, चुनाव का कोई विषय नहीं है, जो जिस जाति में पैदा हो गया उस जाति का रहेगा, कोई विषय नहीं है कि आप बदल लो जाति, ठीक है। अपनी जाति हम चुन नहीं सकते, हमारा जिस जाति में जन्म हुआ हम उस जाति के माने जाएंगे, हम इसको कभी नहीं बदल सकते। विवाह समूह भी जो होगा, ठीक है, वो भी समूह के सदस्यों के बीच में होगा। कहने का मतलब है हमारी जो शादी होगी वो भी जातियों में ही कराई जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये जाति व्यवस्था है, जाति के अपने कठोर नियम भी होते हैं। नेक्स्ट है कि उपनिवेशवाद ने भारत में जाति व्यवस्था को किस प्रकार मजबूत किया है। तो जाति के वर्तमान स्वरूप को औपनिवेशिक काल और स्वतंत्र भारत में तीव्र गति से हुए परिवर्तनों के द्वारा आकार मिला। यानी देखो, जब अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने भारत में शासन करा, तो उन्होंने देखा कि भारत का समाज जो है वो जातियों में बटा हुआ है, ठीक है। जब उन्होंने देखा कि भारत का समाज जातियों में बटा हुआ है तो जातियों का उन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि भाई उनको हमारे यहाँ पे शासन चलाना था। अब जिस पे शासन चलाना है उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना, कि कौन सी जाति मजबूत है, कौन सी जाति कमजोर है, इनके जातियों का सिस्टम क्या है, भेदभाव क्या है। तो अंग्रेजों ने इस चीज को समझा, अंग्रेजों ने और बढ़ावा दिया, ठीक है। कैटेगरी जो बनाई गई वो इनके समय में बनाई गई। फिर जाति का वर्तमान स्वरूप प्राचीन भारतीय परंपरा की अपेक्षा उपनिवेशवाद की अधिक देन है। यानी जो प्राचीन समय में जाति व्यवस्था तो थी, लेकिन अंग्रेजों के समय में ये ज्यादा बड़ी देन मानी जाती है।
जो अंग्रेज प्रशासक थे उन्होंने देश पर सही तरीके से शासन यानी कुशलतापूर्वक शासन करने के उद्देश्य से जाति व्यवस्था की जटिलताओं को समझने का प्रयास किया। अंग्रेजों को अच्छे से शासन करना था। अच्छे से शासन का मतलब समझ रहे हो, भारत को ज्यादा लूटना था। इसका मतलब ये था कि अगर उनको भारत में लंबे समय तक शासन करना है, भारत के संसाधनों को लूटना है, तो यहाँ के समाज और उसकी जो जाति व्यवस्था है, सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसको समझना जरूरी था। इसलिए भारत में सामाजिक संरचनाओं को समझना जरूरी था अंग्रेजों के लिए। तो इन लोगों ने भारत में जनगणना की शुरुआत करी। इन्होंने पूरी जनगणना करवाई और जनगणना से इनको पता लग गया कि भारत में इतने लोग हैं, उसमें से इतने लोग इस जाति के हैं, इतने लोग इस जाति के हैं, किस जाति की संख्या ज्यादा है, किस जाति की संख्या कम है, ये इनको जनगणना से पता लग गया। ठीक है, तो जनगणना का पहला प्रयास जो था 1860 के दशक में कराया गया था। मेनली 1872 के आसपास भी हुआ था। ठीक है, 1867-68 के आसपास से इन्होंने शुरुआत कर दी थी। नियमित जनगणना, रेगुलर जो हमारे यहाँ पे जनगणना होती है वो 1881 से हुई है, हर 10 साल में होती थी। तो 1901 में हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में जाति के सामाजिक अधिक्रम की जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। यानी जाति की सामाजिक स्थिति क्या है, समाज में किस जाति की स्थिति क्या है, कौन सी जाति को ऊंची जाति माना जाता है, कौन सी जाति को नीची जाति माना जाता है, किस जाति के लोग ज्यादा हैं, कौन प्रबल जनजाति है, कौन सी कमजोर जाति है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, उसकी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। किस क्षेत्र में किस जाति को अन्य जातियों की तुलना में सामाजिक दृष्टि से कितना ऊंचा या कितना नीचा स्थान प्राप्त है, इसकी जानकारी इन्होंने अंग्रेजों ने कलेक्ट करनी शुरू कर दी। फिर श्रेणी क्रम में प्रत्येक जाति की स्थिति निर्धारित कर दी। यानी ये इन्होंने कैटेगरी बना दी। ठीक है, कैटेगरी में सब जातियों की एक स्थिति बना दी। यानी ये मान लो कोई एक्स जाति है, ठीक है, इसको क्या स्थान है, वाई जाति है कोई, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी जाति का, इसलिए मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ। ठीक है, आप समझ सकते हो। तो कोई दूसरी जाति है, उसका समाज में क्या स्तर है, तो इन्होंने उसका पूरा क्रम बनाना शुरू कर दिया। फिर 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, अंग्रेजों का कानून था ये, जिसके तहत जो जातियां नीची थी, अब ध्यान से समझना, जो जातियां नीची थी समाज में, जिसके साथ ज्यादा भेदभाव था, जिनके साथ समाज में ज्यादा भेदभाव था, जिसको अस्पृश्य माना जाता था, अंग्रेजों ने क्या करा, उसको कैटेगरी में बांट दिया। ठीक है, उसको कौन सी कैटेगरी में रख दिया, उसको रख दिया एससी कैटेगरी में, यानी अनुसूचित जाति की कैटेगरी में। ठीक है, फिर अन्य जो आदिवासी जातियां थी, जो आदिवासी लोग थे, उनका अलग कल्चर था, उनको रख दिया इन्होंने अनुसूचित जनजाति, यानी जिसको हम शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी कहते हैं, इनकी सूची में रख दिया। इस प्रकार उपनिवेशवाद ने जाति व्यवस्था में कई परिवर्तन कर दिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, एकल और संयुक्त परिवार, यानी जो जॉइंट फैमिली होती है और जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो एकल परिवार का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ये होता है कि केवल माता पिता होते हैं और उनके बच्चे उसमें शामिल होते हैं, सदस्य संख्या कम होती है। ठीक है, यानी पति पत्नी और उनके बच्चे। फिर संयुक्त परिवार में माता पिता तो होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, चाचा चाची भी होते हैं, अन्य करीबी रिश्तेदार जो होते हैं वो सब मिलके साथ में रहते हैं, तो बड़ा परिवार होता है। ठीक है, संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली बड़ी होती है। डिसीजन लेने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, तो जो एकल परिवार होते हैं उसमें माता पिता होते हैं, इन्हीं के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, ये स्वतंत्र और तेज निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि भाई गिनती के 4-5 मेंबर हैं परिवार में और 1-2 जनों को डिसीजन लेना है तो बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन जो जॉइंट फैमिली होती है, यहाँ पे जो फैमिली के जो सबसे बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, उन मेंबर के द्वारा यहाँ पे डिसीजन होता है और यहाँ पे निर्णय लेने की प्रक्रिया सामूहिक होती है, यानी कई परिवार के सदस्य आपस में मिलकर बैठ के बातचीत करके डिसीजन लेते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। फिर आर्थिक व्यवस्था देखें तो आर्थिक जिम्मेदारी जो होती है केवल माता पिता पे होती है, क्योंकि खर्चे भी लिमिटेड होते हैं और आय के स्रोत भी लिमिटेड होते हैं। माता पिता काम करते हैं, कुछ जगह पे केवल पिता काम करते हैं, माता जो होती है वो हाउस वाइफ होती है, घर देखती है, बच्चे देखती है, कुछ जगह पे माता पिता दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। यहाँ पे परिवार की आय और खर्च साझा किया जाता है, यानी आपस में शेयर किया जाता है। आर्थिक सुरक्षा यहाँ पे ज्यादा होती है। मान लो किसी मेंबर के साथ, मान लो एक परिवार में कई सारे मेंबर है जॉइंट फैमिली में, किसी एक को कोई दिक्कत हो गई, कोई बीमार हो गया, तो अन्य जो मेंबर है वो कमा के अपना खर्चा चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मान लो कोई एक पिता है और वो पिता ही बीमार हो गया, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी ये समस्या रहती है। फिर समर्थन और सहयोग, तो इसमें सदस्यों के बीच में व्यक्तिगत स्वतंत्रता ज़्यादा होती है। संकट के समय में सहयोग कम हो सकता है, क्योंकि भाई लिमिटेड लोग हैं तो स्वतंत्रता ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का समर्थन और सहयोग करते हैं, क्योंकि बड़ी फैमिली है तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सामाजिक संबंध की बात करें तो सामाजिक संबंध कम होते हैं, क्योंकि परिवार बहुत छोटा होता है। यहाँ पे सामाजिक संबंध जो होंगे मजबूत होंगे, परिवार भी यहाँ पे बड़ा होगा। ठीक है, परिवार में संघर्ष, तो परिवार में कम सदस्य होने के कारण संघर्ष की संभावना थोड़ी कम रहती है। न्यूक्लियर फैमिली में अधिक सदस्य होने के कारण मतभेद, लड़ाई झगड़ा
और संघर्ष की स्थिति यहाँ पे ज़्यादा होती है क्योंकि बड़ा परिवार होता है। ठीक है, कई बार नहीं बनती है परिवार में भाई भाइयों की, उनकी वाइफ जो होती है उनकी आपस में नहीं बनती है, तो ज़्यादा होता है यहाँ पे समस्या। अगला क्वेश्चन है कि नातेदारी की परिभाषा लिखें या इसको परिभाषित करें, इसके प्रकार बताइए। तो नातेदारी का क्या मतलब होता है? आपने रिश्तेदारी सुना होगा, तो समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच में जो आपसी संबंध होता है उसको दर्शाता है नातेदारी या रिश्तेदारी भी कहते हैं। ठीक है, तो विवाह मूलक नातेदारी होती है और एक रक्त संबंधी नातेदारी होती है। रक्त संबंधी जैसे कि माता पिता भाई बहन वो एक ही परिवार से हैं। ठीक है, तो रक्त संबंध है। लेकिन जो विवाह मूलक है ये क्या होते हैं? देवर भाभी साला साली सास ससुर, ये विवाह मूलक है। ठीक है, जैसे मान लो आपका जो विवाह होगा, अगर आप पुरुष हो, ठीक है, मान लो अगर आप पुरुष हो तो आपका विवाह एक महिला से होगा। अब महिला से विवाह होगा तो वो जो महिला आपके घर में आएगी तो वो क्या होगी? वो विवाह मूलक नातेदारी में आएगी। ठीक है, फिर आपके जो ससुर होंगे, आपके जो सास होगी, आपके जो साले सालियाँ होंगे, ठीक है, वो सब विवाह मूलक में आ जाएंगे, वो आपके ब्लड रिलेशन वाले नहीं माने जाते। ठीक है, जाति व्यवस्था किन सिद्धांत पे काम करती है? तो देखो यहाँ पे भिन्नता और अलगाव का एक सिद्धांत है, संपूर्णता और अधिक्रम का एक सिद्धांत है। तो सबसे पहले भिन्नता और अलगाव का सिद्धांत पढ़ते हैं। तो देखिए, अलग अलग जाति, मान लो एक कोई जाति है, कोई दूसरी जाति है, कोई तीसरी जाति है, यहाँ मान लो 4 अलग अलग जातियां हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हर जाति दूसरी जाति से अलग होती है। ठीक है, हर जाति दूसरी जाति से अलग होती है और अन्य जाति से कठोरता से पृथक होती है। यानी इस जाति के नियम अलग होंगे इस जाति से, इस जाति के नियम इस जाति से अलग होंगे, इसके नियम, यानी सबके नियम अलग होते हैं, सबके रीति रिवाज अलग होते हैं हर जाति के। ठीक है, जाति के नियमों को जातियों को मिश्रित होने से बचाने के लिए बनाए गए थे। आखिर ये जो रूल बनाए गए थे जाति वाले क्यों बनाए गए थे? ताकि जातियां आपस में मिश्रित ना हो जाएं और जातियों के बीच में एक डिफरेंस जो है वो बना रहे, इसलिए बनाए गए थे। जैसे शादी ब्याह के, खान पान, सामाजिक अंत्य क्रिया के जो और व्यवसाय जो होते हैं, ये सब इनके आपको अलग अलग जातियों में अलग अलग से देखने को मिलेंगे। अलग अलग जातियों में शादी विवाह के नियम भी अलग होते हैं, किसी में कोई प्रथा फॉलो की जाती है, कहीं पे कोई प्रथा फॉलो की जाती है। ठीक है, सबके अपने नियम अलग होते हैं, इसलिए ताकि उनका आपस में मैच ना हो जाए जातियां। नेक्स्ट है संपूर्णता और अधिक्रम। प्रत्येक जाति का समाज में एक विशिष्ट स्थान होने के साथ साथ एक क्रम श्रेणी भी है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा SC ST OBC जनरल, इस तरीके से जो जातियां हैं वो बटी हुई है। तो यानी समाज में सभी जातियों का अपना एक क्रम होता है। ठीक है, वो बटा होता है। एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट स्थान होता है। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे करूं, एक सीढ़ी नुमा बनाऊं कि ये जाति सबसे ऊंची है, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, क्योंकि जातिगत भेदभाव जो है वो पहले से चला आ रहा है। तो इस तरीके से पूरा एक सीढ़ी नुमा एक क्रम बनता है। प्रत्येक जाति की व्यवस्था में अपना स्थान तय होता है और वो स्थान किसी भी जाति को नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, समाज में हर जाति का अपना एक स्थान होता है। जाति की विशेषता बताइए। तो उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था आई थी, उससे पहले वर्ण व्यवस्था होती थी। जाति जन्म पे निर्धारित होती है, माता पिता की जाति में, यानी जिस बच्चे का जन्म जिस परिवार में होगा वो उसी जाति का कहलाएगा। ठीक है, यानी जहाँ पे जन्म होगा वो जन्म पे आधारित होती है। ये चुनाव का विषय नहीं है, इसको चुना नहीं जा सकता कि नहीं भाई मेरे को ये जाति पसंद नहीं है, मैं तो इस जाति का हो जाता हूँ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो जिस जाति में जन्म लेता है वो उसी जाति का रहता है। ठीक है, विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। तो एक जातियों का नियम भी होता था कि लोग अपनी ही जाति में शादी करते थे। ठीक है, यानी कोई किसी जाति के हैं तो वो जब विवाह करेंगे तो अपने बेटे या बेटी के लिए जो वर देखेंगे, ठीक है, रिश्ता देखेंगे, वो अपनी ही जाति में देखते हैं। एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जाति से जुड़े हुए व्यवसाय को अपना लेगा। हाँ, क्योंकि जातियों के भी अपने व्यवसाय होते थे। जैसे मान लो कोई कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उस जन्म में उस जाति में जो जन्म लेंगे वो बच्चे भी उन्हीं कामों में लग जाते थे। ठीक है, जाति एक बहुत असमान संस्था थी। जाति जन्म द्वारा कठोरता से निर्धारित हो गई थी और उसके बाद किसी व्यक्ति के लिए जीवन भर उसको बदलना असंभव था। यानी जिसने जिस जाति में जन्म ले लिया वो उसी जाति का रहेगा, उसको बदल नहीं पाएगा। चाहे उच्च जाति के लोग उच्च स्तर के लायक हो या ना हो, लेकिन वो ऐसे ही माने जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई उच्च जाति है, ठीक है, नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे मैं किसी भी जाति का, और कोई निम्न जाति है। अब ये जो उच्च निम्न का जो ये बंटवारा किया है ये हमारे समाज ने ही किया है। ठीक है, तो जो उच्च जाति है, मान लो उसमें कोई जन्म लेता है, कोई बालक, कोई बच्चा, और वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है, मूर्ख है मान लो, लेकिन उसको भी समाज में उच्च स्थान ही दे देते हैं कि भाई वो इस जाति ऊंची जाति का है, तो ऐसे देखा जाता है। कोई निम्न जाति का है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मेहनती है, लेकिन फिर भी उसको उस लेवल का सम्मान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये जाति प्रथा की बुराई है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास की आपको क्या करनी है, विवेचना करनी है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास वर्सेस जनजातीय विकास। तो देखिए, जो जनजाति है वो आपको ग्रामीण परिवेश में दिखेंगी। ये जंगल जो है, जंगलों में रहने वाले लोग हैं। ठीक है, जंगलों से जुड़े हुए लोग हैं। तो जंगल जो है जनजातीय लोगों का निवास स्थान है, यानी जो जनजातीय लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, वो जंगलों में आपको निवास करते दिखते हैं। ठीक है, जंगलों से इनका एक रिश्ता है, एक जुड़ाव है। इनके निवास स्थान में देश का महत्वपूर्ण खनिज भंडारण है, यानी जिस जगह पे ये रहते आए हैं वहाँ पे खनिज संसाधन है। अब विकास के नाम पे यहाँ पे बड़े बड़े कई जगह पे बांध बना दिए गए, कई जगह पे कारखाने स्थापित कर दिए, खानों से खुदाई की जाने लगी और इनको क्या होना पड़ा, उस जगह से विस्थापित होना पड़ा। ठीक है, यानी जनजातीय लोगों का शेष भारतीय समाज के विकास के लिए अनुपात से बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी है। यानी कि इन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, जनजातीय लोगों को। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे, जिस जंगल में रहते हैं वहां पे अगर संसाधन है, सरकार को पता लगता है कई बार, तो वहां पे उनको विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो जनजातियों की हानि की कीमत पर मुख्य धारा के लोग लाभान्वित हुए हैं, यानी कि जनजातीय लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं अन्य जो मुख्य धारा के लोग हैं उनको लाभ हुआ है। अब इनको नुकसान कैसे हुआ, इनको लाभ कैसे हुआ, ये समझिए। किसी व्यक्ति ने यहाँ पे लगा दिया उद्योग। ठीक है, तो उद्योग से उसने कमाया पैसा, तो उसको तो लाभ हो गया। लेकिन जिस जगह पे उद्योग लगाया वहां पे किसी व्यक्ति का घर रहा होगा, अब वो वहां से विस्थापित होना पड़ा उसको, तो उसको नुकसान हुआ। तो इस तरीके से आपको ये बताना है। ठीक है, जनजातीय लोगों में उनकी जमीन छीनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके कारण संघर्ष हुआ, उनकी जमीन छीनी गई, तो कई फिर आंदोलन भी हुए हैं। ठीक है, कुछ स्टेट भी बनाए गए हैं, जैसे आपने झारखंड और छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ा होगा। सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं, जिससे कि कई बार विद्रोह भी भड़का है। नॉर्थ ईस्ट में ही देख लो आप। ठीक है, वहाँ पे लोगों की संस्कृति, कई बार उनके जो समाज है उसको भी हानि पहुंची है। नेक्स्ट है कि जाति और जनजाति में क्या अंतर है। तो जाति जो है एक सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, और ये व्यवस्था समाज को विभिन्न समूहों में बांट देती है। ठीक है, इसको जाति के रूप में हम जानते हैं। मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, हिंदू समाज में प्रचलित है, इसके अलावा अन्य धर्मों में भी जाति होती है। जन्म से निर्धारित होती है, कठोर व्यवस्था है। ठीक है, तो ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। जनजाति देखो, ये भौगोलिक, किसी भौगोलिक क्षेत्र के पर्टिकुलर क्षेत्र में निवास करते हैं, तो उस जगह की भौगोलिक विशेषता को बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा झारखंड के किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई जनजाति रहती होगी, फिर नॉर्थ ईस्ट के किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई दूसरी जनजाति रहती होगी, फिर मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र में कोई तीसरी जनजाति रहती होगी। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में रहते हैं और वहां से इनका कल्चर जो होता है जुड़ा होता है। इनकी अपनी भाषा हो सकती है, अपने तौर तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो जीवन पारंपरिक रीति रिवाज और संस्कृति पे आधारित होता है। इनकी जो लाइफ होती है वो पारंपरिक जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो इनका कल्चर है, इस पे निर्धारित होता है। जीवन प्राकृतिक संसाधनों पे निर्भर होता है, क्योंकि ये लोग हमेशा से जंगलों से जुड़े हुए हैं, जंगलों में रहते आए हैं, तो प्रकृति, नेचर से मिलने वाले जो संसाधन है उस पे इनका जीवन डिपेंडेंट होता है। अपने पारंपरिक धर्म, भाषा और सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुसार ये संगठित होते हैं। सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं कम होती है इनमें। आप कहीं पे भी देख लो, चाहे आप भारत का आदिवासी देख लो या दुनिया के किसी दूसरे देश का आदिवासी देख लो, इनमें आपको ज्यादातर आपको एक जैसी समानता दिखेगी। ठीक है, काफी हद तक। फिर पारंपरिक जीवन शैली से जुड़े हुए रहते हैं ये लोग। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय पहचान को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। किसी जनजातीय पहचान को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उनकी भौगोलिक स्थिति, यानी उनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे वो रहते हैं, फिर उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी सांस्कृतिक परंपरा, उनके रीति रिवाज, उनका कल्चर, उनके तौर तरीके, उनकी धार्मिक अवस्था, उनकी आर्थिक गतिविधियां, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, इन सब चीज़ों पर यह निर्भर करती है। अब मैं आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें डिटेल में बता देता हूँ। भौगोलिक स्थिति, ये देखा जाएगा कि वो जनजाति रहती कहाँ है। पहाड़ों में रहती है, जंगलों में रहती है, दूरस्थ क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, तो पहाड़ों, जंगलों या दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों की पहचान उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग अलग होती है। पहाड़ी जनजाति अलग होगी, समतल पे रहने वाली जनजाति अलग होगी। उनकी पहचान उनकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से होती है। ठीक है, फिर भाषा, जनजातीय समूहों की अपनी विशिष्ट भाषा होती है, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ठीक है, भाषा न केवल संवाद का माध्यम होती है, बल्कि जनजातियों के साहित्य, उनका जो लिटरेचर होगा, उनकी जो गीत होंगे, उनकी जो कथाएं होंगी, इनकी जो लोक परंपराएं होंगी, उसमें भी आपको दिखती है। फिर सांस्कृतिक परंपराएं और रीति रिवाज, तो जनजातियों की सांस्कृतिक परंपरा, ठीक है, जैसे कि उनके त्यौहार हो गए, उनका नृत्य हो गया, उनका संगीत हो गया, धार्मिक अनुष्ठान हो गए, उनकी पहचान हो गए, ये सब इनकी एक पहचान के मूल तत्व के रूप में देखे जाते हैं। धार्मिक आस्था के रूप में देखें तो जनजाति जो लोग हैं ज़्यादातर, ये पारंपरिक धर्म और धार्मिक प्रथाएं इनकी होती है। ये अक्सर प्रकृति की पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। ठीक है,
अगला पॉइंट है आर्थिक गतिविधि। इनकी आर्थिक गतिविधि क्या होती है, जैसे ये लोग शिकार करते हैं, जंगलों में इनको जो मिलेगा, कृषि करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं, हस्तशिल्प करते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों का निर्माण करते हैं, कढ़ाई बुनाई जो भी हो सकता है। उनकी जीवन शैली और पहचान जो होती है वो इन सब चीज़ों से प्रभावित होती है। फिर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। अब जनजातियों की जीवन शैली जो होगी वो उनके प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पे निर्भर होगी कि वहाँ पे जंगल है, जल है, भूमि है, ठीक है, कैसी भूमि है, उस पे निर्भर होती है। संसाधनों की उपलब्धता में बदलाव उनकी पहचान और जीवन शैली पे भी सीधा प्रभाव डालती है। अगला क्वेश्चन है संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो संस्कृतिकरण क्या होता है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें जो निचली जाति या जो पिछड़ी जाति होती है, जो दबी कुचली जाति होती है, ठीक है, इनके समूहों के द्वारा जो उच्च जातियां होती हैं इनकी संस्कृति को, इनकी परंपरा को, इनके रीति रिवाज को अपनाने की कोशिश करते हैं, तो इसी को संस्कृतिकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो दो जाति है, एक है निम्न जाति, एक है उच्च जाति। अब निम्न जाति के लोग जो हैं वो उच्च जाति के लोगों के कल्चर को अपना रहे हैं, उनके रहन सहन को अपना रहे हैं, उनके पहनावे को अपना रहे हैं, उनके तौर तरीके को अपना रहे हैं। तो अगर ये इनकी चीज़ों को अपना रहे हैं तो इसको क्या कहा जाता है, संस्कृतिकरण कहा जाता है, ठीक है। ये प्रक्रिया विशेष रूप से भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहाँ पे जाति व्यवस्था और सामाजिक विभाजन जो है बहुत गहरे रूप से होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में जनजातियों का वर्गीकरण जो होता है वो किस प्रकार किया गया है। तो हमारे यहाँ पे जनजातियों का वर्गीकरण जो है वो स्थायी विशेषक और अर्जित विशेषक के रूप में है, ठीक है। स्थायी विशेषक की बात करें तो भाषा के आधार पे, आकार के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, शारीरिक प्रजातीय के आधार पे है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। भाषा के आधार पे देखते हैं तो आपने देखा होगा भारत में अलग अलग भाषा परिवार है, ठीक है। जैसे भारतीय आर्य परिवार हो गया, इंडो आर्य परिवार जिसे कहा जाता है। साउथ में जाओगे तो आपको दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार, फिर ऑस्ट्रिक परिवार, तिब्बती बर्मे परिवार, तो ये अलग अलग परिवार की भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं। आकार के आधार पे देखें तो हमारे यहाँ पे कुछ जनजाति ऐसी हैं, ठीक है, जो आकार के हिसाब से देखें जिनकी संख्या ज़्यादा है, ठीक है। जैसे यानी बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति गोंड जनजाति, भील, संथाल, ओराव, मीना, बोडो, मुंडा, ठीक है, ये सारी वो जनजाति है जिनकी संख्या ज़्यादा है। फिर छोटी जनसंख्या वाली जनजाति भी है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, ठीक है, इनकी संख्या 100 से भी कम है। फिर क्षेत्र के आधार पे देखें तो मध्य भारत में रहने वाली यानी 85% जो जनजातीय जनसंख्या है वो मध्य भारत में रहती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी रहती है लेकिन वहाँ पे 15% जनजातीय जनसंख्या है, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में निवास करती हैं। कहने का मतलब है नॉर्थ ईस्ट में भी जनजातियाँ रहती हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। जो मध्य भारत में रहती हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। फिर अर्जित विशेषक में देखें तो आजीविका के साधन देखेंगे और हिंदू समाज में जो उनके समावेश है उसको देखते हैं। तो आजीविका के साधन यानी ये जो जनजातियां होती हैं ये क्या काम करती है, रोजी रोटी कमाने के लिए क्या काम करते हैं। तो आपको देखोगे तो ज़्यादातर आप समझोगे कि ये जंगलों से जुड़े हुए लोग हैं, नदियों वगैरह से जुड़े हुए, तो ये मछुआरे होते हैं या ये भोजन संग्रहण का काम करते हैं, शिकार का काम करते हैं, झूम खेती का करने का काम करते हैं, ठीक है, कृषक या फिर बागान या का काम करते हैं। और अब के समय में तो उद्योग लग रहे हैं तो कुछ लोग उद्योगों में भी काम करते हैं, ठीक है। हिंदू समाज में इनके समावेश से क्या मतलब है, तो हिंदू समाज के प्रति रुख क्या है इनका। तो कुछ जनजाति ऐसे हैं जो हिंदू समाज से अपना जुड़ाव महसूस करती हैं यानी हिंदू समाज के प्रति सकारात्मक झुकाव रखती है, अपने आप को हिंदुत्व से जोड़ के देखती हैं। लेकिन कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो इसका विरोध भी करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परिवार के विभिन्न प्रकार बताइए। तो परिवार जो होते हैं वो उसके प्रकार आपको बताने हैं। तो देखिए इनमें से हर कोई, ठीक है, हम में से देखें तो हम में से हर कोई परिवार से ही उत्पन्न हुआ है। हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। कुछ लोग हो सकता है परिवार के सदस्यों से दूर भी रहते हो लेकिन हमारे परिवार के सदस्यों के साथ एक लगाव होता है, ठीक है। तो अब इसके विभाजन का आधार देखते हैं। तो ये संरचना के आधार पे विभाजित है, निवास के आधार पे है बटे हुए हैं, वंश के आधार पे बटे हुए हैं या सत्ता के आधार पे बटे हुए हैं, ठीक है। संरचना के आधार पे देखें तो एक मूल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है, ठीक है, संयुक्त परिवार जो आपकी जॉइंट फैमिली होती है। फिर निवास के आधार पे देखें तो पितृ स्थानीय परिवार और मातृ स्थानीय परिवार, ठीक है, कहाँ पे वो रहता है। फिर ऐसे ही वंश के आधार पे देखें तो पितृवंशीय परिवार भी होते हैं जहाँ पे पिता, उसके बाद पुत्र, फिर उसको पूरे मतलब वंश में जो पुरुष होता है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कुछ मातृ वंशीय परिवार भी होते हैं। सत्ता के आधार पे देखें तो पितृ सत्तात्मक परिवार और मातृ सत्तात्मक परिवार, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसको आपको याद कर लेना, बहुत डिटेल में मत समझो क्योंकि अब लास्ट टाइम है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे अपना दूसरा चैप्टर हो जाता है। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, सामाजिक विषमता और बहिष्कार के स्वरूप। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार।
तो क्वेश्चन हमारा है कि विभिन्न सामाजिक संसाधन क्या हैं। तो सामाजिक संसाधन के रूप में हमारी आर्थिक पूंजी भी आ जाती है, हमारी सांस्कृतिक पूंजी भी आ जाती है, ठीक है, और हमारी सामाजिक पूंजी भी आ जाती है। ये सब हमारे सामाजिक संसाधन होते हैं। तो आर्थिक पूंजी में हमारा क्या क्या आएगा, हमारी भौतिक संपत्ति। अब भौतिक संपत्ति में क्या आ सकता है, मान लो किसी के पास कोई मकान है, किसी के पास कोई फ्लैट है, किसी के पास कोई दुकान है, तो वो सब उसकी भौतिक संपत्ति हो जाएगी, ठीक है। और फिर आय भी हो जाती है, मान लो किसी की इनकम है और वो इनकम उसकी अलग अलग सोर्स से आ सकती है, तो वो उसकी आर्थिक पूंजी के रूप में देखेंगे हम इसको। फिर सांस्कृतिक पूंजी में हम क्या देखते हैं, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यानी समाज में उसका क्या प्रतिष्ठा है, समाज में उसका क्या स्थान है। आपने देखा होगा कुछ लोग समाज में बहुत फेमस होते हैं, बहुत प्रसिद्ध होते हैं, लोग उनको जानते हैं, उनकी समाज में बहुत प्रतिष्ठा होती है, ठीक है। फिर उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी उनकी सांस्कृतिक पूंजी में ही आएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक पूंजी। सामाजिक संगति कैसी है, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके रिश्तेदार या जो भी आपसे समाज में कनेक्टेड लोग हैं वो कैसे हैं, ठीक है, उनका क्या स्तर है, ये हमारी सामाजिक पूंजी होती है। फिर हमारा संपर्क जाल, यानी हमारा किस किस से संपर्क है, कितने लोगों से हमारे कनेक्शन है, कौन हमारे सुख दुख में आता है, कितने लोग हमारे साथ शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सामाजिक पूंजी होती है। पूंजी के ये तीनों रूप अक्सर आपस में घुले मिले होते हैं तथा एक दूसरे में के रूप में इसको बदला भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न का अर्थ बताइए। इसमें आपको भेदभाव, पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणाएं, तीन चीजें दे रखी है और इसका आपसे अर्थ पूछा हुआ है। तो भेदभाव क्या होता है, तो किसी व्यक्ति या समूह के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य विशेषता के आधार पे अलग अलग और अनुचित जो व्यवहार किया जाता है, ठीक है। यानी कि किसी व्यक्ति या समूह के साथ उनकी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे उनके साथ जो अलग अलग व्यवहार होता है तो वो उनके लिए भेदभाव कहलाता है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे क्योंकि वो भाई उसका धर्म अलग है, उसका लिंग या उसकी जाति अलग है, तो इसको सामाजिक भेदभाव के रूप में या फिर भेदभाव के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। किसी को कम अवसर देना या अधिकारों से वंचित रखना, यह भी एक तरीके का भेदभाव है। पूर्वाग्रह क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति या किसी समूह के प्रति पहले से ही एक नकारात्मक या सकारात्मक राय बना लेना, ठीक है, बिना उसे सही समझे या उसके बारे में तथ्य जाने। यानी हम मतलब आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी की जाति के बारे में, किसी धर्म के बारे में हम पहले से एक इमेज बना लेते हैं अपने मन में, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, या फिर हम किसी को सही मानते हो या हम किसी को गलत मानते हो, ये हमारा पूर्वाग्रह होता है। हम उसको जानते नहीं है, ठीक है, हम उसको अच्छे से नहीं जानते, लेकिन हम ये देख लेते हैं वो उस जाति का है तो हम उसको उस तरीके से देखने लगते हैं, या उस धर्म से है तो हम उसको अलग नजरिए से देखने लगते हैं, तो ये पूर्वाग्रह होता है, ठीक है। ये राय अक्सर अधूरी जानकारी या गलत धारणाओं पर भी आधारित होती है। तीसरा था रूढ़िबद्ध धारणाएं, ठीक है। ये जो धारणाएं होती हैं ये सामान्य विचार या धारणाएं होती हैं जो किसी विशेष समूह के बारे में लोगों के मन में बनी होती है, ठीक है। हमारे मन में किसी पर्टिकुलर समूह के बारे में जो धारणा बन जाती है उसको रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ये धारणाएं अक्सर सामान्यीकरण होती हैं जिनमें किसी समूह के सभी लोगों को एक जैसा मान लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि माना जाता है कि महिलाएं कमजोर हैं, तो महिलाएं जो हैं, अब जरूरी थोड़ी सारी महिलाएं ही कमजोर होंगी, लेकिन ये मान लिया जाता है कि महिलाएं कमजोर होती हैं, तो ये सामान्य सा लगने लगता है बिल्कुल। फिर जैसे युवक गैर जिम्मेदार होते हैं, यानी ये जो युवक होते हैं वो गैर जिम्मेदार होते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि सारे युवक ही गैर जिम्मेदार होते हों, लेकिन ये धारणा हमारे मन में बन जाती है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक बहिष्कार किसे कहते हैं। तो देखिए, वह तौर तरीके जिनके द्वारा व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरीके से घुलने मिलने से रोका जाए उसको बहिष्कार कहा जाता है। यानी कि उसको समाज में घुलने मिलने नहीं दिया जा रहा है, उसके साथ एक तरीके का सामाजिक भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। ये उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करते हैं जो अधिकांश जनसंख्या के लिए खुले होते हैं। यानी कि जो ज्यादातर जनसंख्या के लिए जो अवसर खुले हैं उन अवसरों से कुछ लोगों को वंचित कर दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं समाज में बहिष्कार को दिखाता है, ठीक है। अस्पृश्यता क्या होती है, अस्पृश्यता आपने देखा होगा कि मतलब किसी पर्टिकुलर जाति के लोगों को छूने से भी बचना, कि हम छू देंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, तो इसको अस्पृश्यता के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो आपको पता है वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण होते थे, चारों वर्णों के अपने अपने काम होते थे, तो कुछ लोगों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया था, ठीक है। इन्हीं को बहिष्कृत या अछूत कहा जाता था, उनको अस्पृश्य माना जाता था, ठीक है।
फिर जाति व्यवस्था का अत्यंत जो घृणित और दूषित पहलू है वो यही है कि किसी को आप ऐसा मानो कि उसको छूना भी पाप है, ठीक है। तो ये समूह जिनको इस जातिगत अधिक्रम में शामिल नहीं किया गया, जिनके साथ बहुत अन्याय किया गया था जाति व्यवस्था में, कर्म कांडीय दृष्टिकोण के आधार पर कुछ जातियों को पवित्र और कुछ जातियों को अपवित्र मान लिया गया था। जो अपवित्र मानी जाने वाली जातियां थी उनको छूने से भी लोग बचते थे, ठीक है। तो इसी को हम अस्पृश्यता कहते हैं। और हमारा जो संविधान है, संविधान में इस अस्पृश्यता को गलत माना है और इसको दंडित किया गया है, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा करता है तो उसको दंड दिया जाएगा, ये हमारे संविधान में बैन कर दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जाति व आर्थिक असमानता के बीच क्या संबंध है। तो ऊंची जाति को अधिक सामाजिक और आर्थिक लाभ मिले होते हैं, नीची जाति को समाज में निरंतर निम्नतर काम होते हैं, जो सबसे बेकार काम होते हैं और कम आय वाले काम होते हैं, उन तक सीमित रखा जाता है, ठीक है। जाति के आधार पर लोगों को शिक्षा, नौकरी और संसाधनों तक समान अवसर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि कुछ जातियां ऐसी होती हैं जिनके साथ भेदभाव होता है। ऊंची जातियों को बेहतर शिक्षा मिल जाती है, अच्छे रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, उनका समाज में एक अच्छा स्तर बन जाता है, ठीक है। जबकि निचली जातियों को ये चीजें नहीं मिल पाती है। तो भूमि और संपत्ति ऊंची जातियों के पास आपको ज्यादा केंद्रित मिलेगी, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत मिलते हैं, ठीक है। नीची जातियों के पास आपको ये संपत्ति कम मिलती है, जिससे उन्हें आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर रहती है। जातिगत भेदभाव के कारण नीची जातियों के लोग को उच्च वेतन वाली नौकरी और व्यवसाय में प्रवेश करना काफी मुश्किल हो जाता है उनके लिए, आर्थिक असमानता बढ़ जाती है जिससे कि, ठीक है। नेक्स्ट है कि दलित किसे कहते हैं। तो दलित का अर्थ ऐसे वर्ग से है जो कुचला, दबा कुचला है, ठीक है, पैरों से कुचला हुआ, यानी जाति व्यवस्था के द्वारा शोषित लोगों का द्योतक है, ठीक है। यानी जाति व्यवस्था में जिन लोगों को शोषण हुआ है, ठीक है, उसकी तरफ इशारा करता है। यह शब्द ना तो डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा गढ़ा गया है, ना ही अक्सर उनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया है, पर इसमें उनका चिंतन और दर्शन और उनके उस आंदोलन का मूल भाव आपको निश्चित रूप से दिखाई देता है, ठीक है। दलित उनके लिए जो शब्द यूज किया जाता है, जो उनके नेतृत्व में दलितों को सशक्त बनाने के लिए चलाया गया था। अगला है कि राज्य द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए क्या कदम उठाए गए, यानी सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए जो SC ST के साथ जो भेदभाव होता था उसको मिटाया जाए, ठीक है। तो देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति इनको क्या कर दिया गया है, इनको विधान मंडलों में आरक्षण दे दिया गया है, ठीक है। और राज्य और केंद्रीय जो विधान मंडल है इसमें आरक्षण है, सरकारी नौकरी में इनको आरक्षण मिल गया है। अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया गया है, अगर कोई मतलब ऐसा करता है तो उसको दंड मिलेगा, ठीक है। 1850 का जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अस्पृश्यता उन्मूलन जो कानून 1989 का है, ठीक है। फिर उच्च शैक्षणिक संस्थान जो है वहां पे 93वें संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो सरकार ने की है। आर्टिकल 17 ये तो इसका अंत करता है कि अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई करता है, छुआछूत करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जातीय विषमता को दूर करने के लिए गैर राजकीय संगठनों की क्या भूमिका है, ठीक है। गैर राजकीय संगठन जो सरकारी संगठन नहीं है उनकी क्या भूमिका है। तो जाति विषमता को दूर करने में गैर राजकीय संगठन जो है, जो NGOs हैं, ठीक है, जो सरकारी संगठन नहीं होते, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये संगठन समाज के हाशिए पर मौजूद जाति और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से काम करते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि ये जो जाति प्रथा है, जो जाति विषमता है, इसको दूर करने के लिए NGO ने क्या भूमिका निभाई है। तो NGO क्या करती हैं, जो दबे कुचले वर्ग हैं, जो ऐसी जातियां हैं, इनके लिए काम करती है, ठीक है, इनको मजबूत बनाने के लिए। तो स्वाधीनता पूर्व, आज़ादी से पहले अगर हम देखें, ज्योतिबा फुले, पेरियार, सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, इन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था जाति प्रथा को कम करने, समाप्त करने के लिए, ठीक है, यानी जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए। उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी है, कर्नाटक में जो दलित संघर्ष समिति है, ठीक है, इन्होंने भी काम करा ताकि इन लोगों का उत्थान हो सके। फिर विभिन्न भाषाओं में के साहित्य में योगदान और समाज सुधार कार्यक्रम, यानी सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा, ब्रह्म समाज राजा राममोहन के द्वारा, आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा, तो इन्होंने भी इन संस्थाओं के जरिए, ठीक है, ये सुधार लाने का प्रयास किया है। फिर शिक्षा और जागरूकता के द्वारा, सामाजिक सुधार कार्यक्रम के द्वारा आर्थिक सशक्तिकरण, कानूनी सहायता, सामाजिक एकता और सह अस्तित्व को बढ़ावा देना, ये भी कुछ तरीके हो सकते हैं। इसके बाद आपको बताना है कि जो OBC है वो कौन होते हैं और OBC को परिभाषित करने का क्या मानदंड है, कैसे OBC को परिभाषित करोगे। तो OBC अन्य पिछड़ा वर्ग इसको कहा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास। ये पहले SC ST होता था। फिर इसके अलावा ऐसा महसूस हुआ कि कुछ और भी जाति जनजाति हैं जो कहीं ना कुछ और भी जातियां हैं इनके अलावा,
जो समाज में कहीं ना कहीं बहुत निचले पायदान पे है, ठीक है, तो उनको ओबीसी कैटेगरी में रख दिया गया। तो अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। इसमें सेवा करने वाले शिल्पी जातियों को लोगों को शामिल किया गया है। इन वर्गों की प्रमुख विशेषता इनकी संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ापन है, क्योंकि ये एजुकेशन के मामले में पिछड़े हुए हैं, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है। ये वर्ग ना तो उच्च जाति में आते हैं ना ही निम्न जाति में आते हैं, लेकिन फिर भी ये पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है। तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में सबसे पहले पिछड़े वर्ग आयोग को गठन किया गया था, ठीक है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 1953 में सरकार को सौंप दी थी। फिर 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया था। आज अन्य पिछड़े वर्गों के बीच में भारी विषमता देखने को मिलती है। एक और तो ओबीसी का वर्ग है जो धनी किसान है, जो दूसरी ओर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ओबीसी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो धनी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, ठीक है। तो ओबीसी में आपने देखा होगा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो होता है वो इसीलिए होता है। आगे चलते हैं। आदिवासी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, आदिवासी से क्या अभिप्राय है। तो आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। आदिवासी शब्द राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों की लड़ाई का सूचक बन गया है। औपनिवेशिक यानी अंग्रेजी सरकार के द्वारा की जा रही घुसपैठ के विरुद्ध संघर्ष के अंतर्गत 1930 के दशक में ये शब्द हमारे सामने आया था। आदिवासी होने का मतलब था विकास परियोजनाओं के नाम पर वनों का छिन जाना, ठीक है। इनके साथ क्या हो रहा था, ये आदिवासी लोग थे, जंगलों में, जंगल के आसपास रहा करते थे, इनका जीवन जो था जंगलों से जुड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने क्या करा, इनको इनकी जमीनों से निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है अक्षमता और गरीबी का क्या संबंध है। तो सरकारी सहायता और सामाजिक सुरक्षा का अभाव। मान लो किसी को सरकारी सहायता नहीं मिल रही है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, समाज में उसका बहिष्कार किया जा रहा है, आर्थिक अवसरों की कमी है, ठीक है, शिक्षा में बाधाएं हैं, स्वास्थ्य और देखभाल नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में हम उसको एक तरीके अक्षम मान सकते हैं, ठीक है, गरीब मान सकते हैं, क्योंकि गरीबी वाली कैटेगरी में आ जाएगा ये। सामाजिक स्तरीकरण की कुछ विशेषता बताइए। तो समाज में बहुत सारे वर्ग होते हैं, तो अलग अलग स्तर में इनको बांट दिया जाता है। तो देखिए, वह व्यवस्था जो समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए, ठीक है, उनको एक संरचना में श्रेणीबद्ध कर देती है, यानी अलग अलग कैटेगरी में उनको बांट देती है। इस व्यवस्था को हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। लोगों की पहचान एवं अनुभव, उनके दूसरों के साथ संबंध तथा साथ ही संसाधनों और अवसरों तक उनकी पहुंच को आकार देता है। तो सामाजिक स्तरीकरण में समाज की एक विशिष्टता का पता लगता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बना रहता है, विचारधारा के द्वारा भी इसको समर्थन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नारी से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं। तो लिंग भेदभाव, क्योंकि महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव बहुत होता है। शिक्षा, ठीक है, आज के समय में तो चलो महिलाओं को शिक्षा दी जाती है, लेकिन एक समय पे इनको ज्यादा शिक्षा भी नहीं दिलाई जाती थी। स्वास्थ्य समस्याएं, उनके साथ यातना, हिंसा बहुत होती है, अत्याचार होता है, आर्थिक असमानता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व उतना नहीं मिलता, समाज में उतनी मान्यताएं नहीं मिलती, तो ये कुछ समस्याएं। नेक्स्ट है कि जाति व्यवस्था एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, इसका वर्णन करें। तो जाति एक बहुत असमान संस्था है, जहां कुछ जातियों को तो इस व्यवस्था से लाभ मिल रहा है, लेकिन कुछ को कहीं ना कहीं अधीनता यानी गुलामी वाला जीवन जीने को मजबूर होना पड़ता है। जाति जन्म द्वारा कठोरता से निर्धारित हो गई है, क्योंकि जन्म जिस जाति में हो गया वो उस जाति का ही रहता है, ठीक है। व्यक्ति जीवन भर उसको बदल नहीं सकता है, चाहे उच्च जाति के लोग उच्च स्तर के लायक हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो उच्च जाति के ही माने जाते हैं। जाति जन्म से निर्धारित होती है, पिता की जाति में ही जन्म होता है, ठीक है। ये चुनाव का विषय नहीं है, हम जाति को चुन नहीं सकते हैं, जाति को बदल नहीं सकते हैं। फिर ज्यादातर जो व्यवसाय जो जाति करती थी वो उसके बच्चों को भी वही व्यवसाय करना पड़ता था, ठीक है। तो ये एक जाति की समस्या थी। अगला है कि स्त्री और पुरुष में असमानता सामाजिक है, ना कि प्राकृतिक। उदाहरण सहित आपको बताना है, यानी स्त्री पुरुष में जो भेदभाव होता है, जो असमानता होती है, वो सामाजिक है, प्राकृतिक नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, स्त्री पुरुष में असमानता जो है सामाजिक है, ना कि प्राकृतिक। यदि स्त्री पुरुष प्राकृतिक आधार पर असमान है, तो क्यों कुछ महिलाएं समाज में शीर्ष स्थान पे पहुंच जाती हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पद पे कुछ महिलाएं पहुंच जाती हैं, क्यों पहुंच जाती हैं। सोचो, अगर सच में ऐसा उनके साथ होता, वो मतलब नेचुरल ऐसा होता, तो नहीं हो पाता। तो ये सब भेदभाव जो है ये समाज ने बनाए हैं। दुनिया में ऐसे भी समाज है जहां परिवारों में महिलाओं की सत्ता व्याप्त है, ठीक है, यानी महिलाओं को प्रमुख माना जाता है। जैसे केरल में नायर परिवार हो गए, मेघालय में खासी जनजाति हो गई, यहाँ पे महिलाओं को मुख्य माना जाता है।
यदि महिला जैविक या शारीरिक आधार पर अयोग्य समझी जाती है तो वह सफलतापूर्वक कृषि और व्यापार को चला पाती है। यह कहना न्याय संगत होगा कि स्त्री पुरुष के बीच असमानता जो है उसका निर्धारण में जैविक या प्राकृतिक शारीरिक तत्वों की भूमिका नहीं होती। ठीक है, हम शारीरिक रूप से असमान नहीं मानेंगे, ये समाज ने जो भेदभाव बना दिया हम उस आधार पर इनको, ठीक है, असमान मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्षमता के प्रति आम व्यक्ति के क्या विचार हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, अन्यथा सक्षम लोग केवल इसलिए अक्षम नहीं होते कि वो शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित हैं, लेकिन इसलिए भी अक्षम होते हैं क्योंकि समाज कुछ रीति से बना है, वे उनको जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। कई बार क्या होता है, समाज में अक्षम लोगों के साथ भी भेदभाव होता है। ठीक है, समाज भी लोगों को ऐसा बना देता है। अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों को अभी हाल ही में मान्यता मिली है। भारत में जो निरोग्य है, जो बाधित है, जो अक्षम है, अपंग है, अंधे हैं, बहरे हैं, ठीक है, ये विशेषणों का मतलब ऐसे विशेषणों का प्रयोग जो है लगभग एक ही भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। अक्सर क्या होता है, किसी व्यक्ति का अपमान करने के लिए उस पर ऐसे शब्दों की बौछार कर दी जाती है कि निरोग है, बाधित है, अंधा है, ये तो बहरा है, ऐसे ऐसे करके मतलब उनको अपमान करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी सोच का जो मूल कारण है उसकी सांस्कृतिक संकल्पना से है, जो कहीं ना कहीं दोषपूर्ण शरीर को दुर्भाग्य का परिणाम मानते हैं। यानी मान लो किसी के शरीर में कोई, मान लो किसी को पैर में दिक्कत है, वो लंगड़ा के चलता है, ठीक है, सही से नहीं चल पाता, तो उसको उस नजरिए से, उस तरीके से बोलना ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों को समानता का अधिकार देने के लिए 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के द्वारा क्या प्रयास किए गए। तो घोषणा क्या की गई थी, देखिए, सभी नागरिक कानून के सामने एक समान होंगे, मतदान का सबको अधिकार मिलेगा, प्रतिनिधित्व करने और सार्वजनिक पद धारण करने का सबको अधिकार होगा, कोई भी प्रतिनिधित्व कर सकता है, सार्वजनिक पद पे जा सकता है। किसी भी नागरिक को उसकी बैकग्राउंड के आधार पे सार्वजनिक रोजगार के संबंध में निरयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, कोई किस बैकग्राउंड से आता है उस आधार पे कभी किसी को निरयोग्य नहीं माना जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है और ये पुस्तक क्या दिखाती है। तो ये पुस्तक ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया एक निबंध था, उस पर आधारित है, जो 1882 में पब्लिश की गई थी। ये पुस्तक भारतीय नारीवाद की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है, यानी भारत में जो फेमिनिज्म है उसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। ठीक है, इसमें ताराबाई ने पुरुषों और महिलाओं के बीच में समाज में होने वाला जो भेदभाव था उस पर सवाल उठाया था। ठीक है, इसमें ताराबाई ने जो पितृसत्तात्मक समाज है उसके जो रीति रिवाज है उसको चुनौती दी थी, जो पुरुषों को विशेष अधिकार देते हैं लेकिन महिलाओं को, ठीक है, कठोर सामाजिक बंधन में बांध देते हैं। वे एक विधवा और विदुर के बीच में जो भेदभाव होता है उसको दिखाती है कि एक विधवा महिला के साथ कैसे समाज भेदभाव करता है। विदुर को आसानी से दोबारा, मतलब कोई पुरुष है, मान लो उसकी बीवी मर जाती है, उसकी पत्नी मर जाती है, तो उसको दोबारा से विवाह करने की छूट मिलती है, जबकि विधवा जो है उसको समाज में कठोर नियमों और पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है सुल्ताना ड्रीम्स नामक जो पुस्तक है। ठीक है, सुल्ताना ड्रीम्स नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है और इस पुस्तक को लिखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है, क्या मंशा है। तो ये पुस्तक रुकैया सखावत, ठीक है, रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा लिखा गया था। ये एक लघु कहानी है जो कि काल्पनिक है, पहली बार 1905 में इसको पब्लिश किया गया था। इसके पीछे मंशा क्या थी ये समझना है, महिलाओं को अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य को पहचानने के लिए प्रेरित करना, ताकि महिलाएं मोटिवेट हो सके, अपने आप को पहचान सके, समाज में लैंगिक समानता को स्थापित करने की दिशा में एक विचारशील कदम रखना, पितृसत्ता की सीमाओं को उजागर करना और महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना। ठीक है, नेक्स्ट है उपनिवेश काल के दौरान नारी संबंधित मुद्दे समाज सुधार आंदोलन ने किस प्रकार उठाए गए थे। ठीक है, ये बताना है, यानी महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे थे वो अंग्रेजों के समय में, यानी अंग्रेजों के राज के समय में कैसे उठाए गए थे ये बताना है। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा और बाल विवाह का मुद्दा जो था वो उठाया था, उन्होंने इसका विरोध किया था और इन्होंने विधवा विवाह को भी सपोर्ट किया था, यानी समर्थन किया था। फिर ज्योतिबा फुले जो थे, इन्होंने जो जाति और लैंगिक अत्याचार थे इसके विरोध में आंदोलन किया। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में जो सामाजिक सुधार थे इसमें जो लड़कियों के स्कूल और कॉलेज लड़कियों के लिए खोले थे। दयानंद सरस्वती ने महिलाओं की शिक्षा में योगदान दिया। ठीक है, रानाडे जो थे इन्होंने विधवा विवाह को पुनर्विवाह के लिए उस पर जोर दिया कि जो विधवा महिलाएं होती हैं उनको दोबारा से उनका विवाह कराया जा सके।
ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना जो बुक लिखी, उसमें महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है उसको उजागर किया। ठीक है, फिर जो रुकैया सखावत हुसैन थी, इन्होंने सुल्ताना ड्रीम में बताया कि किस प्रकार लिंग के आधार पर महिला के साथ भेदभाव होता है, कैसे महिला अपने आप को मजबूत बना सकती है। फिर कराची में अधिवेशन हुआ था, उसमें भी महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना तीसरा चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन आपका सामने है कि सांस्कृतिक विविधता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो विविधता शब्द जहां पे आ जाता है, तो विविधता शब्द जो होता है वो असमानता के बजाय अंतर पे बल देता है। ठीक है, यानी कि लोगों के बीच में जो मतलब डिफरेंस है, वैरायटी है, उसको दिखाता है। जैसे हम कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, तो इससे मतलब हमारा क्या होता है, इससे हमारा मतलब होता है कि भारत देश में अनेक प्रकार के सामाजिक समूह जो है, सामाजिक समुदाय जो निवास करते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे भारत में सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलेगी। आप भारत में अलग अलग प्रदेशों में जाओगे तो आपको अलग अलग भाषा मिलेगी, लोगों का रहन सहन अलग मिलेगा, उनका पहनावा अलग मिलेगा। ठीक है, उनका खान पान हो गया, उनकी वेशभूषा हो गई, उनकी प्रथाएं, उनकी परंपरा, उनके लोकगीत, उनके लोक गाथा, विवाह प्रणाली, उनका जीवन संस्कार, उनकी कला, संगीत, नृत्य, आपको हर चीज बिल्कुल अलग मिलेगी। ठीक है, हर जगह आपको रोचकता दिखेगी, कुछ नयापन दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे यहाँ पे क्या है, सांस्कृतिक विविधता है, यानी कल्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप साउथ में जाओगे तो आपको अलग दिखेगा, नॉर्थ में जाओगे अलग दिखेगा, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे अलग दिखेगा। ठीक है, हर जगह आपको एक अलग कल्चर दिखता है, लोगों का पहनावा, रहन सहन सब कुछ अलग दिखता है। तो ये हमारे यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता है। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है। तो क्षेत्रवाद जो होता है एक विचारधारा होती है। ठीक है, इस विचारधारा में लोग जो होते हैं वो अपने क्षेत्र विशेष को, यानी अपने क्षेत्र को, अपने प्रांत को, अपने राज्य के हितों को प्रमुखता देते हैं। जैसे एग्जांपल से मान लो कोई बिहार का व्यक्ति है, वो बस अपने बिहार के विकास के बारे में सोचेगा, अपने बिहार में जो उसका क्षेत्र होगा उस क्षेत्र के विकास के बारे में सोचेगा। तो ये जो सोच होती है, जो भावना होती है, इसको हम क्षेत्रवाद कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रवाद में व्यक्ति अपने क्षेत्र के विकास, अपने क्षेत्र के अधिकार, संसाधनों को प्राथमिकता देता है, और कभी कभी ये जो राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन जाती है। ठीक है, जबकि हमें क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है। आप सांप्रदायिकता से क्या समझते हैं। तो सांप्रदायिकता एक विचारधारा है। ठीक है, ये विचारधारा है जिसमें लोग अपने धर्म या संप्रदाय को प्राथमिकता देते हैं। इसमें क्या करते हैं, लोग अपने धर्म या अपने संप्रदाय को प्राथमिकता देते हैं, अपने धर्म से प्रेम करते हैं। ठीक है, अपने संप्रदाय के लोगों के साथ सहानुभूति रखते हैं, लेकिन दूसरे धर्म से नफरत करते हैं या फिर दूसरे धर्म को पसंद नहीं करते, उसके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। तो ये सांप्रदायिकता होता है। आपने देखा हो ना, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग के बीच में जो दंगे हो जाते हैं वो इसी कारण से होते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं कम्युनल होती है। ठीक है, रंग भेद से आप क्या समझते हो। तो ये एक प्रकार की नीति है या एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें हम किसी नस्ल के आधार पे, किसी को रंग के आधार पे हम उसके साथ भेदभाव करते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो जब ब्रिटेन का शासन साउथ अफ्रीका में रहा था, तो ब्रिटेन के जो लोग थे, अंग्रेज जो थे, वो तो गोरे थे। ठीक है, और वहां पे जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो काले होते थे। तो गोरे लोग यानी अंग्रेज लोग काले लोगों के साथ जो भेदभाव करते थे, तो वो एक तरीके का नस्ल भेद था, यानी उनके रंग के, उनकी त्वचा के रंग के आधार पे जो भेदभाव हो रहा था। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है। अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। तो अल्पसंख्यक वर्ग ऐसा वर्ग होता है जो समाज में संख्या में कम होता है। अल्पसंख्यक वर्ग अक्सर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बहुसंख्यक वर्ग के मुकाबले कमजोर स्थिति में होता है। ठीक है, क्योंकि जो बहुसंख्यक होते हैं उनकी स्थिति मजबूत होती है, जो अल्पसंख्यक होते हैं वो ज्यादातर कमजोर स्थिति में होते हैं। अब राज्य की संरक्षण की आवश्यकता इनको क्यों होती है। ठीक है, तो देखिए, समानता सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि समाज में इनकी संख्या कम है तो समानता स्थापित रहे। संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए, आर्थिक और सामाजिक विकास इनका हो सके इसलिए भी जरूरी है, और सामाजिक समरसता और एकता बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी होता है। बहुसंख्यक दबाव से बचाव के लिए भी ये जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि सत्तावादी राज्य से क्या मतलब होता है। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है। ठीक है, यानी सत्तावादी सरकार क्या होती है। तो ऐसी सरकार, ठीक है, ऐसी सरकार जो बस अपना फायदा देखे, जनता डूब जाए उसे जनता से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस खुद का प्रॉफिट देख रही है, खुद का फायदा देख रही है, जनता त्रस्त हो रही है,
और उस पर अत्याचार कर रही है सरकार, तो ऐसी सरकार को हम सत्तावादी मानेंगे। ठीक है, तो एक सत्तावादी राज्य यानी एक सत्तावादी सरकार लोकतंत्रात्मक राज्य के विपरीत होता है, यानी लोकतांत्रिक सरकार के बिल्कुल अपोजिट होती है सत्तावादी सरकार। इसमें लोगों की आवाज को नहीं सुना जाता। लोकतंत्र में तो लोगों की आवाज सुनी जाती है, लेकिन सत्तावादी सरकार में नहीं सुना जाता। आपने पॉलिटिकल साइंस में सोवियत संघ वाला पढ़ा होगा, वहां पे एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी सत्तावादी हो गई थी, ऐसा हमने पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस में, अगर आपको याद आ रहा हो। सत्तावादी होने का मतलब है कि सरकार ऐसी हो गई थी, जनता की नहीं सुन रही थी। ठीक है, जिनके पास शक्ति होती है, यानी जो सत्ता में होते हैं, सरकार में होते हैं, जिनके पास शक्ति होती है, वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं होते। ठीक है, जब सत्ता में बैठे लोग जनता के प्रति जिम्मेदार ना रह जाए तो वो सरकार सत्तावादी होती है, बस वो अपना फायदा देखते हैं। सत्तावादी राज्य अक्सर भाषा की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सत्ता के दुरुपयोग के संरक्षण का अधिकार, कानून की अपेक्षित प्रक्रियाओं का अधिकार जैसी जो अनेक प्रकार की नागरिक स्वतंत्रता होती है उसको अक्सर सीमित कर देती है या समाप्त कर देती है। यानी जो सत्तावादी सरकार होती है वो क्या करती है, लोगों की स्वतंत्रता छीन लेती है, लोगों के भाषा की स्वतंत्रता छीन लेती है, मीडिया की स्वतंत्रता छीन लेती है, सत्ता का दुरुपयोग करने लग जाती है। ठीक है, कानून का दुरुपयोग करने लग जाती है, लोगों को एक तरीके से प्रताड़ित करती है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये तानाशाही हो जाते हैं, यानी सरकार तानाशाही हो जाती है, जैसा उसका मन करता है, जो मन करता है सरकार वो करती है, जनता के लिए काम नहीं करती, जनता को कहीं ना कहीं जनता का शोषण करने लग जाती है। ठीक है, तो यहां पे अपना ये जो चैप्टर था ये चैप्टर खत्म हो जाता है, यानी कि बुक 1 का जो लास्ट चैप्टर था वो हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे बुक नंबर 2, जो आपकी बुक है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। इस बुक में आपके ये 5 चैप्टर आ रहे हैं। पहले 2 चैप्टर आपके 5 नंबर के हैं, आगे के 3 चैप्टर आपके 10 नंबर के हैं। ठीक है, तो ये पांचों चैप्टर जो हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार देख लो, ये आपकी बुक नंबर 2 है। तो सबसे पहला चैप्टर है संरचनात्मक परिवर्तन, इसका चैप्टर 1 देखते हैं। तो पहले चैप्टर के एक बार क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा ने हमारे समाज पे क्या प्रभाव डाला है। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजी भाषा के बहुआयामी प्रभाव हुए हैं, यानी कि बहुत सारे प्रभाव हुए हैं हमारे जीवन में। भारतीयों ने अंग्रेजी में कई उत्कृष्ट यानी बेहतरीन रचनाएं लिखी हैं। अंग्रेजी के ज्ञान के कारण ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ठीक है, एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में इसको देखा जाता है। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनेक वंचित समूहों के लिए भी फायदेमंद साबित हुआ है, यानी ऐसे समूह जो कभी वंचित समूह माने जाते थे उनको भी अंग्रेजी का बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। ठीक है, अंग्रेजी आज भी देखें तो विशेष अधिकारों का द्योतक है। अंग्रेजी को आज हमारे समाज में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अंग्रेजी भाषा का जिसको ज्ञान नहीं होता, रोजगार के क्षेत्र में भी उसको बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है उसको आसानी से रोजगार भी मिल जाता है। पुरानी शिक्षा व्यवस्था में दलितों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता था, लेकिन आज के समय में जिन दलितों ने पढ़ाई की और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया उनके लिए भी बहुत सारे अवसर खुल चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिवेशवाद क्या है और इससे क्या अभिप्राय है, आप इससे क्या समझते हैं। तो देखिए उपनिवेशवाद जो है इसमें एक देश के द्वारा दूसरे देश पे शासन किया जाता है, यानी उसको अपना गुलाम बना लिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अक्सर जो ताकतवर देश होता है वो कमजोर देश को अपना गुलाम बना लेता है, वहां पे अपनी शासन व्यवस्था चलाने लगता है, आर्थिक राजनीतिक रूप से उस देश को प्रभावित करने लग जाता है, तो उसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। आधुनिक काल में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा था, क्योंकि ब्रिटेन ने केवल भारत को नहीं दुनिया के अन्य देशों को भी अपना गुलाम बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पाश्चात्य शिक्षा यानी जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली है, जो अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली है उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ है वो पाश्चात्य यानी अंग्रेजी शिक्षा से ही हुआ है। ठीक है, प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली का विकास भी इसी से हुआ है। हमारे यहाँ पे जो सामाजिक सुधार के आंदोलन थे उसका उदय भी हुआ है, राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। ठीक है, नई जो पेशेवर एक नया पेशा, एक नया वर्ग उभर के आया और परंपरागत शिक्षा प्रणाली का पतन हुआ। जो हमारी पुरानी प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, गुरुकुल व्यवस्था थी, वो खत्म हो गई और अंग्रेजी शिक्षा को हमारे यहाँ पे ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। पूंजीवाद किसे कहा जाता है, तो ये एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें उत्पादन के साधन जो होते हैं वो कुछ विशेष हाथों में होते हैं। ठीक है, यानी स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथों में होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, इसमें प्राइवेट हाथों में होता है, निजी संपत्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है, अधिक से अधिक व्यापार को महत्व दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने पे जोर दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने पे जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण की परिभाषा लिखें। तो औद्योगिकीकरण क्या होता है, इसमें किसी देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पे मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगता है
तकनीकी विकास यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, उद्योगों की स्थापना होती है और उसमें जो काम होता है उद्योगों में वो सब मशीनों से होता है, ठीक है। उसमें मानव के संसाधनों पे निर्भरता थोड़ी कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि उसमें हाथ से काम कम होता है, मशीनों से काम ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए विद्युत, बिजली यानी कि या फिर वाष्प इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है शहरीकरण। शहरीकरण में क्या होता है, इसमें गांव के जो लोग होते हैं वो अपने ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहरों की तरफ जाने लग जाते हैं, शहरों में पलायन करने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, शहरों की आबादी बढ़ने लग जाती है और शहरों का विस्तार हो जाता है। और यही प्रक्रिया जो होती है आर्थिक, सामाजिक और भौतिक संरचना में बदलाव लेकर आती है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश औद्योगिकरण का भारतीय उद्योग पे क्या प्रभाव पड़ा। यानी जब अंग्रेजों के यहाँ पे जब औद्योगिकरण हुआ था तो उसका हमारे उद्योग पे क्या प्रभाव पड़ा था। तो ब्रिटेन में उत्पादन और निर्माण जब बढ़ा तो उसके विपरीत भारत में गिरावट आने लग गई थी। और पुराने जो हमारे नगर होते थे जो कभी उत्पादन के लिए जाने जाते थे, हमारे प्राचीन नगरों का, पुराने नगरों का पतन होने लगा था। रेशम और हमारा कपास का उत्पादन और उसका निर्यात भी कम होने लगा था, ठीक है। हमारा हथकरघा उद्योग भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। भारत के प्राचीन नगर जो सूरत होता था, मसूलीपट्टनम होता था, ये कमज़ोर होने लगे थे। अंग्रेज़ों ने जो बसाए, जिनको आधुनिक नगर कहा जाता है, इनका विकास शुरू हो गया इस दौरान, ठीक है। फिर कार्यरत कारीगर, कलाकार और कुलीन वर्ग जो था, जो पहले मतलब कारीगर होते थे, कलाकार होते थे, कुलीन वर्ग होते थे, ये अब कमज़ोर होने लगे थे। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद भारत में औद्योगिकरण किस प्रकार हुआ। यानी जब भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद यहाँ पे औद्योगिकरण कैसे हुआ। तो भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण, औपनिवेशिक शासन की भूमिका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रही है, अंग्रेजों की भूमिका, ठीक है। भारतीय जो राष्ट्रवादी थे वो कहते हैं कि जो औपनिवेशिक शासन के दौरान जो हुआ है, यानी जो उद्योग हुए, उद्योग स्थापित हुए, लोगों ने वहाँ पे काम किया, ये एक तरीके से आर्थिक शोषण था। यानी अंग्रेजों ने उद्योग स्थापित करके यहाँ पे लोगों का आर्थिक शोषण करा, ठीक है। उपनिवेशवाद से पहले का जो भारत था उसकी जो तस्वीर थी, उसकी जो कथा साहित्य थी, उसमें आपको समृद्धि दिखाई देगी, संपन्नता दिखाई देगी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद अगर आप देखोगे, अंग्रेजों के समय का भारत या उनके बाद का भारत जो है उसमें आपको गरीबी दिखाई देती है, ठीक है। अंग्रेजों के पहले का जो भारत था उसमें आपको अमीरी और समृद्धि दिखती थी। स्वदेशी आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा को मजबूत किया। आधुनिक विचारों के द्वारा लोगों ने अनुभव किया कि गरीबी को दूर किया जा सकता है, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रवादियों के अनुसार तीव्र और वृहद औद्योगिकरण के द्वारा जो आर्थिक स्थिति है इसमें सुधार किए जा सकते हैं। हमारे जो राष्ट्रवादी थे वो ये मानते थे कि अगर तेजी से औद्योगिकरण किया जाता है, बड़े पैमाने पे उद्योग लगाए जाते हैं, तो हमारी इस कंडीशन में सुधार हो सकता है, ठीक है, जिनसे विकास और सामाजिक न्याय हमारे यहाँ पे हो पाएगा। भारी मशीनरीकृत उद्योगों का विकास हुआ, फिर उन्हें बनाने वाले जो उद्योग हैं, पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, इसमें विस्तार होने लगा। बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव सेक्टर होते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाने लगे थे। फिर नेहरू ने सोच रखा था कि आधुनिक और समृद्धिशील जो भारत है इसकी नींव जो है वो लौह इस्पात उत्पादक उद्योगों और बड़े बड़े बांधों, बड़ी बड़े जो विद्युत जो शक्ति के केंद्र है इनके द्वारा रखी जानी चाहिए, ठीक है। यानी जो आधुनिक भारत और समृद्धशाली जो भारत होगा वो किस चीज़ से जाना जाएगा, हमारे लौह इस्पात उद्योग के कारण, बड़े बड़े बांधों के कारण, जो हमारे यहाँ पे बड़े लेवल पे बिजली बनाई जाएगी इसके कारण जाना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्षरण का क्या अर्थ है, ठीक है। क्षरण का मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है, यानी कि ये नकारात्मकता दिखाता है, कमी को दर्शाता है। तो औद्योगिक क्षरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी क्षेत्र या देश की औद्योगिक गतिविधि में कमी आ जाती है या गिरावट आती है, ठीक है, ये नकारात्मकता को दिखाता है। और ये तब होता है जब मान लो कोई देश है वहाँ पे उद्योग में उत्पादन कम हो जाए, या मान लो किसी देश में फैक्ट्री उद्योग बंद होने लग जाए, या जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनकी नौकरियां जाने लग जाए, तो इसको औद्योगिक क्षरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाश्चात्य व भारतीय औद्योगिकरण के पैटर्न में अंतर आपको बतानी है। तो जो पाश्चात्य और भारतीय औद्योगिकरण है उसमें क्या अंतर है, यानी अंग्रेजों का जो औद्योगिकरण है और भारत का जो औद्योगिकरण है उसमें डिफरेंस आपको बताना है। तो यूरोप और अमेरिका में औद्योगिकरण जो है वो 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था। इसे औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जिससे कि उत्पादन के तरीकों में भारी परिवर्तन आया, मशीनों का इस्तेमाल होने लगा, बड़े लेवल पे उत्पादन किया जाने लगा था।
और भारत में जो औद्योगिकरण था वो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आया था। ठीक है, कहने का मतलब है कि भारत में औद्योगिकरण जो है वो बाद में आया है, हमसे पहले ये पाश्चात्य में आ चुका था। ठीक है, यूरोप में, अमेरिका में हमसे पहले आ चुका था, लेकिन ये पश्चिमी देशों के औद्योगिकरण की तुलना में काफ़ी धीमा था। हमारे यहाँ पे औद्योगिकरण बहुत धीमा था, पश्चिमी देश तो हमसे इस मामले में बहुत आगे थे। पश्चिमी देशों का औद्योगिकरण मुख्य रूप से पूंजीवाद के आधार पर हुआ था, जिसमें निजी उद्योगों और बाजार की ताकतों का वर्चस्व था। भारत में औद्योगिकरण का विकास जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल पर आधारित था। हमारे यहाँ पे देखा जाए तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ने समान रूप से भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी देशों में औद्योगिकरण जो था वो पूंजीवाद के आधार पर हुआ था। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी हमने, पूरी तरीके से पूंजीवाद को नहीं अपनाया, पूरी तरीके से समाजवाद को भी नहीं अपनाया। तो हमारा औद्योगिकरण और उधर का अंग्रेजों का औद्योगिकरण, उसमें डिफरेंस है। फिर पश्चिमी देशों में औद्योगिकरण का एक प्रमुख कारक जो था वो तकनीकी नवाचार था, यानी टेक्नोलॉजी में जो नए नए आविष्कार हो रहे थे ये था। इसमें नई मशीनरी, नए इंजन, ठीक है, उत्पादन के आधुनिक तरीके जो थे, इनके कारण यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन जो था वो बढ़ा था, उसमें क्रांति ला दी थी। भारत में शुरुआती औद्योगिकरण जो है वो ब्रिटिश प्रौद्योगिकी पे निर्भर थी, यानी हमारे यहाँ पे जो शुरुआती औद्योगिकरण हुआ था उसमें अंग्रेजों की टेक्नोलॉजी जो थी उस पर निर्भर था हमारा औद्योगिकरण। पश्चिमी देशों में भारी उद्योग जैसे मान लो इस्पात हो गया, कोयला हो गया या मशीनरी हो गई, इन्होंने औद्योगिकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में जो औद्योगिकरण था, इसमें जो स्टार्टिंग का जो फेज था उसमें देखा जाए तो कपड़ा उद्योग मुख्य था हमारे यहाँ पे, बाद में फिर भारी उद्योग और प्रौद्योगिकी उद्योग हमारे यहाँ पे विकसित हुए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है उनके औद्योगिकरण और हमारे औद्योगिकरण में। फिर पश्चिमी देशों में औद्योगिकरण के दौरान जो मजदूर थे, श्रमिक आंदोलन, यूनियन और श्रमिक अधिकारों का उभार हुआ, यानी यहाँ पे मजदूरों के अधिकारों की बात हुई। ठीक है, उनके आंदोलन होने लगे थे, यूनियन बनने लगी थी। भारत में औद्योगिकरण के दौरान श्रमिकों की स्थिति जो थी वो कठिन रही, और अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, इनकी समस्याएं देखी जाए तो वो ज़्यादा अधिक है। अगला है कि उपनिवेशवाद ने हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे, जिससे कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव थे। यानी जब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे शासन किया, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था, उस समय हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आए थे, कुछ अच्छे भी थे और कुछ बुरे भी थे। आधुनिक विचारों और संस्थाओं की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा हमारे यहाँ पे हुई थी। संसदीय जो प्रणाली है, जो विधि, ये जो हमारे यहाँ पे कानून है या जो शिक्षा व्यवस्था है, ये अंग्रेजों की प्रणाली पे ही चल रही है। अब आपने देखा होगा सड़क में जब हम चलते हैं तो हम लेफ्ट साइड में चलते हैं। ठीक है, तो ये भी अंग्रेजों ने ही दिया है हमें। सड़क के किनारे आप रेहड़ी गाड़ियों पर ब्रेड, ऑमलेट, कटलेट जैसी जो खाने की चीज़ें देखते हो, ये भी वहीं का कल्चर था, वहाँ पे ये चीज़ें होती थी, फिर हमारे यहाँ पे होने लगी। ठीक है, भारत में एक बिस्किट कंपनी है जिसका नाम है ब्रिटानिया। ठीक है, ब्रिटानिया, इसका नाम भी जो है ये भी ब्रिटेन से रिलेटेड है। फिर विद्यालय में आप देखते हो, स्कूलों में जो टाई पहन के जाते हैं, हमारा जो पोशाक है, ठीक है, हमारे जो कपड़े हैं जिसमें आप स्कर्ट वगैरह देखते हो लड़कियां पहनती है, ये सब बाहर से है। ठीक है, हमारे यहाँ पे ये नहीं होता था। अगला क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद भारत में पहले शासनों से किस प्रकार भिन्न था, यानी अंग्रेजों से पहले जो शासन था उस शासन से उपनिवेशवाद यानी अंग्रेजों का शासन कैसे अलग था। तो भारत में काल और स्थान के अनुसार अलग अलग राजाओं का शासन रहा है। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों से पहले अगर देखें तो मुगलों का शासन रहा है, फिर अलग अलग स्थान पर अलग अलग राजाओं का शासन रहा है। आज के आधुनिक भारत को जो कि निर्मित करते हैं, औपनिवेशिक शासन जो था किसी अन्य शासन से ज़्यादा प्रभावशाली रहा है, क्योंकि इससे जो परिवर्तन आए थे हमारे यहाँ पे ये बहुत गहरे थे और भेदभावपूर्ण थे। ठीक है, अंग्रेजों ने लंबे समय तक हमारे यहाँ शासन किया और काफ़ी भेदभाव किया हमारे साथ। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने न केवल भूमि स्वामित्व के नियम बदल दिए, बल्कि ये भी डिसाइड करने लगे कि कौन सी फसल हमको उगानी है, ठीक है, कौन सी फसल हमको नहीं उगानी है, ये भी अंग्रेज ही डिसाइड कर रहे थे। वस्तुओं के उत्पादन की प्रणाली और उनके वितरण के तरीके को भी अंग्रेजों ने बदला कि कैसे उत्पादन होगा, उसका वितरण कैसे होगा। जो हमारे यहाँ पे पेड़ थे, जंगल थे, उसकी कटाई करानी शुरू कर दी। ठीक है, बागानों में चाय की खेती की शुरुआत अंग्रेजों ने कराई। इन कानूनों ने जंगलों में ग्रामीण चरवाहा और गडरियों को भी जाने से प्रतिबंधित कर दिया, यानी जंगलों में पहले जो चरवाहे होते थे अपने जानवरों को ले जाते थे चराने के लिए, गडरिये जाते थे, कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन अंग्रेज आए, उन्होंने कानून बना दिए, जंगल कानून, और वहां पे लोगों को आने से बैन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद के कारण लोगों का आवागमन बढ़ गया, कैसे बढ़ा।
तो उपनिवेशवाद ने लोगों की आवाजाही को बढ़ाया, ठीक है। भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लोगों का आना जाना जो था वो चलता रहा। जैसे झारखंड के लोग जो थे वो असम के चाय के बागान में काम करने जाते थे। उपनिवेशी उपनिवेशवादी जो शासन था इसने जो भारत के मजदूर थे, जो हमारे सेवा कर्मी थे, इनको सुदूर यानी दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में भेजना शुरू कर दिया। उपनिवेशवाद के दौरान राष्ट्र राज्य की किस प्रकार उत्पत्ति हुई? तो उपनिवेशवाद के दौरान राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी जो शिक्षा थी, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से हुई थी, ठीक है। उपनिवेशवाद ने हमारे यहाँ पे स्थानीय संसाधनों का खूब शोषण किया था, लेकिन इससे उपनिवेशित लोगों में राष्ट्रीय चेतना, क्योंकि हमारा शोषण हुआ, इसी वजह से हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, एक सांस्कृतिक पहचान हमारे अंदर जागृत हुई। पाश्चात्य लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता के विचारों ने राष्ट्रवाद को हमारे यहाँ पे बढ़ावा दिया, ठीक है। और हम कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ उनसे लड़कर संघर्ष करके अपनी आज़ादी प्राप्त करने वाले थे, प्राप्त करना चाहते थे। तो ये जो भावना हमारे अंदर आई ये भी औपनिवेशीकरण के दौरान ही आई थी। नेक्स्ट है कि भारत में किन शहरों को अंग्रेजों ने बसाया और क्यों बसाया? क्या अंग्रेज हमारे यहाँ पे शहर बसाने आए थे? तो नहीं, उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए बसाया, ठीक है। जैसे कि कैसे उनको प्रॉफिट था, जैसे कलकत्ता की स्थापना 1690 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जॉब चार्नोक ने की थी। फिर मुंबई को 1661 में पुर्तगालियों से इंग्लैंड के राजा चार्ल्स जो द्वितीय थे उनको विवाह में दहेज के रूप में ये मुंबई मिला था, ठीक है। उसको बॉम्बे कहा जाता था पहले, और 1668 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर उन्होंने सौंप दिया था। मद्रास देखें तो चेन्नई की स्थापना 1639 में हुई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा से चंद्रगिरी से जमीन खरीदी थी। नई दिल्ली की स्थापना 1911 में ब्रिटिश भारत की नई राजधानी के रूप में अंग्रेजों ने की थी, ठीक है। तो अब इन्होंने ये जो कलकत्ता बसाया, इन्होंने जो ये मद्रास, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई ये जो बसाया, ये क्यों बसाया? तो इसे समझिए। तो कलकत्ता जो है ये व्यापारिक केंद्र के रूप में यूज होता है। ये पूर्वी भारत और बंगाल को व्यापार कंट्रोल करने के लिए किया गया था, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा नक्शा है, तो यहाँ पे आपको बंगाल दिखता है, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल करते थे ये, ईस्ट इंडिया कंपनी भी सबसे पहले यहाँ पे आई थी, यहाँ समुद्र के मार्ग से ये व्यापार भी करते थे। फिर बॉम्बे की बात करें तो ये पश्चिम में, इधर है बॉम्बे, तो पश्चिम में व्यापारिक गतिविधि का संचालन करने के लिए किया गया था। भारत और यूरोप के बीच में जो समुद्री मार्ग से जो आना जाना था वो सुगम बनाता था इसको, ठीक है। फिर मद्रास की बात करें तो दक्षिण भारत में व्यापार को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र होता था। अगला क्वेश्चन है कि नगरीकरण और औद्योगिकरण का परस्पर संबंध है, इस पे चर्चा कीजिए। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण दोनों एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हैं, समाज में ये महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। जहां औद्योगिकरण से नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है, वहीं पे नगरीकरण औद्योगिकरण के लिए जरूरी संसाधन भी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जहाँ पे देखो जहाँ पे उद्योग आएंगे, वहाँ पे उद्योग आएंगे तो लोग आएंगे काम करने के लिए, ठीक है। फिर वहाँ पे नगरीकरण बढ़ेगा, अब नगरीकरण बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अन्य सुविधाएं भी आएंगी, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है। नगरीकरण का कारण है औद्योगिकरण, यानी औद्योगिकरण के कारण ही नगरीकरण बढ़ता है। फिर नगरीकरण से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक विकास होता है, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव भी इसके पड़ते हैं, आधुनिक जीवन शैली लोग यहाँ पे रहते हैं तो अपनाते हैं, ठीक है। और सेवा सेक्टर को यहाँ पे बहुत बढ़ावा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में MSA राव के अनुसार भारतीय गांवों पर नगरों के प्रभाव की चर्चा कीजिए। यानी ये जो MS राव थे, इनके अनुसार आपको बताना है कि हमारे जो भारतीय गांव थे उस पर नगरों का क्या प्रभाव पड़ा था। तो नगरीकरण पर विचार व्यक्त करते हुए समाजशास्त्री MSA राव जो थे, इन्होंने लिखा है कि भारत के कई गांव जो थे वो तेजी से बढ़ रहे नगरीय प्रभाव में आ गए, यानी नगरों के प्रभाव में आ चुके थे, ठीक है। नगरीय प्रकृति का प्रभाव गांव का शहर से कैसा संबंध है, इस बात पे भी निर्भर करता है। उन्होंने 3 भिन्न प्रकार के नगरीय प्रभावों की स्थिति के बारे में वर्णन करा है, ठीक है। जो नगरों का प्रभाव था ना वो गांव में पड़ रहा था, लोग नगरों की तरफ आकर्षित हो रहे थे, ठीक है, ये बताया गया है। और उन्होंने 3 अलग अलग प्रकार के जो नगरीय प्रभाव हैं उसके बारे में बताया है। जैसे कि पहला क्या था, ऐसे गांव आते हैं पहले प्रभाव में जहां अच्छी खासी संख्या में लोग दूर दराज के शहरों में रोजगार के लिए जाते थे। वे उन शहरों में रहा करते थे, लेकिन उनके परिवार जो थे वो उसके सदस्य गांव में ही रहते थे और शहरों से पैसे कमाकर भेजते थे। तो जब अन्य गांव के लोगों को पता लगता होगा कि शहर से पैसा कमा के यहाँ भेजता है, यानी शहर में ज़्यादा पैसा है, उनको ऐसा लगता होगा, ठीक है, तो लोग उससे प्रभावित हुए होंगे। फिर दूसरा जो कारण है उसमें क्या है कि ऐसे गाँव आते हैं जो औद्योगिक शहरों के निकट है। मान लो कोई उद्योग वाला शहर है, उसके पास में ही है वो गाँव,
एग्जाम्पल के लिए जब औद्योगिक शहर उभरता है तो उसके आसपास के कुछ गांव की पूरी जमीन उस शहर का हिस्सा बन जाती है। मान लो ये नगर है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो गांव का पूरे गांव को इसमें समेट लेगा। तो ऐसे शहरों में प्रवासी कामगार आते हैं, ठीक है, काम करने के लिए मजदूर आते हैं, जिससे गांव में मकान की मांग बढ़ जाती है और बाजार का विस्तार होता है। ठीक है, तो गांव के लोग क्या करते हैं, किराए पे इनको मकान देना शुरू कर देते हैं। स्थानीय निवासियों का प्रवासियों के बीच संबंधों का संतुलित करने की समस्या भी उत्पन्न होती है। तीसरा है कि महानगरों का उद्भव और विकास, तीसरे प्रकार का शहरी प्रभाव है। इसमें क्या होता है, आसपास के जो गांव होते हैं वो प्रभावित होते हैं। नगरों के विस्तार में कुछ सीमावर्ती गांव जो होते हैं वो पूरी तरीके से नगर के प्रसार में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो आसपास के जो गांव हैं, जो बॉर्डर वाले गांव हैं, वो नगर में ही शामिल हो जाते हैं। यह क्षेत्र जहां लोग नहीं रहते नगरीय विकास के लिए भी प्रयोग कर लिया जाता है, यानी जहां पे लोग नहीं रहते उसको भी नगरों के विकास के लिए उस क्षेत्र को उसमें जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर था। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, सांस्कृतिक परिवर्तन। चैप्टर नंबर 2 है हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन। इसको देखते हैं। 19वीं सदी में समाज सुधारकों ने बहुत से सामाजिक विषयों को उठाया था। ठीक है, आपको वो विषय बताने हैं, वो विषय क्या थे। तो सामाजिक कुरीतियों से भारतीय समाज जो था वो बुरी तरीके से ग्रस्त था। समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे जाति प्रथा थी, भेदभाव था, छुआछूत हो गया, सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, विधवा पुनर्विवाह निषेध यानी बैन था, जाति वाले भेदभाव थे। तो ये सारी कुरीतियां हैं। उपनिवेशवाद से पहले भारत में इन सामाजिक भेदभावों के विरुद्ध संघर्ष भी हो रखे थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी से आधुनिकता के रूप में ये आंदोलन हुए। फिर 19वीं शताब्दी से इन समस्याओं के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। राम मोहन राय जो थे, राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और आधुनिक जो हिंदू शास्त्र थे उसका हवाला दिया। फिर कुंदीकिरी वीरेशलिंगम जो थे, इनकी पुस्तक है द सोर्स ऑफ नॉलेज। इसमें नए न्याय के तर्क को के रूप में इसको देखा जाता है। फिर गोविंद महादेव रानाडे जो थे, इन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में शास्त्रों की सहायता से द टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉ की रचना करी। इन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह को नियम के अनुसार बताया। ठीक है, इन्होंने वेदों की व्याख्या की जो विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के कुछ आधुनिक सामाजिक संगठनों के नाम बताने हैं, यानी 20वीं सदी में जो आधुनिक सामाजिक संगठन थे उसके नाम बताइए। तो देखिए, आप इसमें बता सकते हो, बंगाल में ब्रह्म समाज था, पंजाब में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, 1914 ईस्वी में अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम, इसकी स्थापना हुई थी, ये भी एक संगठन था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन है, अखिल भारतीय कांग्रेस है। ठीक है, ये बता सकते हो। फिर नेक्स्ट है कि पश्चिमीकरण किसे कहते हैं। तो पश्चिमीकरण का मतलब होता है कि उस संस्कृति, ठीक है, वो जो पश्चिमी जो संस्कृति है या जो सांस्कृतिक प्रतिमान है, ठीक है, उससे है जिसे भारतीयों के एक छोटे समूह ने अपनाया, जो पहली बार पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए। देखिए, अंग्रेजों का जो रहन सहन था ना, वो हमसे बिल्कुल अलग था। ठीक है, वो हमसे ज़्यादा मॉडर्न थे, टेक्नोलॉजी में हमसे काफ़ी आगे थे और वहाँ पे काफ़ी मतलब उनका रहने का सिस्टम बिल्कुल अलग था। लेकिन कुछ भारतीय जो थे उनको उनका रहन सहन, उनका तौर तरीका बहुत पसंद आया, तो उन्होंने अंग्रेजों को कॉपी करना शुरू कर दिया, यानी अंग्रेजों की जो संस्कृति थी, कल्चर थी, उसको अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसी को पश्चिमीकरण कहा जाता है। उन्होंने पश्चिमी प्रतिमान चिंतन के प्रकारों, उनके स्वरूपों, उनकी जीवन शैली को स्वीकारा, अपना पहनावा भी उनकी तरह कर लिया, यानी उनकी तरह कपड़े पहनने लगे। ठीक है, ये भारतीय समाज और संस्कृति में 150 सालों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आए थे उसमें हमको देखने को मिलता है। आपको अर्थ बताना है संस्कृतिकरण का, विसंस्कृतिकरण का। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें निम्न जाति के लोग जो होते हैं वो उच्च जाति के जो तौर तरीके होते हैं उसको अपनाने लग जाते हैं। इसको श्रीनिवास ने इसको क्या कहा है, संस्कृतिकरण का है। ठीक है, विसंस्कृतिकरण क्या होता है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई व्यक्ति या समाज अपनी पारंपरिक संस्कृति, जो उसका जो मतलब कोई समाज अपना जो खुद का उसका कल्चर है, ठीक है, जो उसके रीति रिवाज है, जो उसकी मान्यता है और जो उसके सामाजिक मूल्य हैं, उसको धीरे धीरे जब खोने लग जाता है, जब हम अपने कल्चर को खोने लग जाते हैं, अपनी जड़ों को भूलने लग जाते हैं, अपनी जो तौर तरीके हैं, रीति रिवाज है, उसको भूलने लग जाते हैं, तो उसको विसंस्कृतिकरण कहा जाता है। ठीक है, जब एक समाज दूसरे संस्कृति के अत्यधिक प्रभाव में आ जाता है, उसकी मौलिक सांस्कृतिक पहचान कमजोर हो जाती है, समाप्त होने लग जाती है। ठीक है, जैसे कि भारत के लोगों ने जब अंग्रेजों के कल्चर को अपनाना शुरू करा तो कहीं ना कहीं हम क्या हो गए, हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से दूर होने लगे, तो इसी को विसंस्कृतिकरण कहा जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन है आपका अगला कि पश्चिमीकरण तथा धर्मनिरपेक्षता में क्या संबंध है। तो पश्चिमीकरण और धर्मनिरपेक्षता ये दोनों ही हमको आधुनिकता की ओर बढ़ते समाज
के बारे में बताते हैं। ठीक है, इनके बीच कई तरह के संबंध देखे जा सकते हैं। जैसे कि आप पश्चिमीकरण देखोगे, इसमें क्या था, इसमें खासकर जो पश्चिमी देश थे जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इनकी संस्कृति को लोग अपनाने लगे, इनकी जीवन शैली, इनकी विचारधारा, इनकी प्रगति को अपनाने लगे लोग। ठीक है, इनको देखने लगे। फिर विज्ञान, तर्कवाद, आधुनिक शिक्षा, इन सब चीज़ों को शामिल किया जाने लगा। तो ये पश्चिमीकरण है। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, जब समाज किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करेगा बल्कि सभी धर्मों को समान नजरिए से देखेगा। ठीक है, तो धर्म को व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा माना जाता है। वैसे तो ये राज्य का इससे कोई सरोकार नहीं होगा, तो इसको हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। पश्चिमीकरण के साथ साथ आधुनिक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो विचारधारा था उसका प्रसार भी हुआ था, जिसमें से धर्मनिरपेक्ष एक महत्वपूर्ण विचारधारा थी। ठीक है, पश्चिमी समाज में पुनर्जागरण हुआ, औद्योगिक क्रांति आई और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। इसके कारण धर्म और राज्य को अलग अलग दिशा से अलग अलग देखा जाने लगा था। ठीक है, इन्होंने अलग करने की दिशा में कदम उठाए थे। नेक्स्ट है कि जाति का धर्म निरपेक्षीकरण पे नोट लिखें। जाति राजनीतिक दबाव समूह के रूप में बहुत ज़्यादा सक्रिय कार्य करती है। भारत में जाति संगठन और जातिगत राजनीतिक दल जो है उसका उद्भव हुआ है। बहुत सारी पार्टियां जो पर्टिकुलर किसी जाति को लेकर बनाई गई है। ठीक है, उसका वोट बैंक भी वही जातियां हैं। और ये जातिगत संगठन जो होते हैं अपनी मांग बनवाने के लिए सरकारों पे दबाव डालते हैं। बदली हुई भूमिका को जाति का पंथ निरपेक्षीकरण भी कहा जाता है। संस्कृतिकरण भेदभाव व असमानता को बढ़ावा देता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो संस्कृतिकरण एक ऐसा प्रारूप है, ठीक है, ऐसे प्रारूप को सही ठहराता है जो असमानता पे आधारित है। यानी समाज जो है पवित्रता अपवित्रता को महत्व देता है। पवित्रता और अपवित्रता के जातिगत पक्षों को इसमें सही माना जाता है। उच्च जाति के द्वारा निम्न जाति के प्रति भेदभाव जो होता है यहाँ पे। चैप्टर नंबर 3 है ग्रामीण समाज में विकास और परिवर्तन। कृषक समाज संरचना से क्या अभिप्राय है। तो कृषक समाज जाति व्यवस्था के द्वारा निर्मित है। ठीक है, कृषक समाज जो है इसकी संरचना से तात्पर्य उस समाज से है जहाँ पे कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां जो होती है वह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की मुख्य धुरी मानी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा समाज आ जाता है जिसकी जो ज़्यादातर बड़ी जनसंख्या जो है वो खेती का काम करती है, पशुपालन का काम करती है या फिर प्राकृतिक संसाधनों पे आधारित होती है। ठीक है, तो ये कृषक सामाजिक संरचना के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषक समाज जो है इसमें भूमि का महत्व बताइए। तो बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि उत्पादन का एक साधन जो है वो भूमि है। अब जो कृषक है, जो किसान है, उसके लिए भूमि का क्या महत्व है आप अच्छे से जानते हो। फिर संपत्ति का एक प्रकार, यानी जो जिसके पास जितने खेत होते हैं, जितनी जमीन होती है वो उसकी संपत्ति के रूप में देखे जाते हैं। वो उसकी जीविका का प्रकार है, यानी उसकी जो रोजी रोटी चलती है उसकी जमीन, उसकी खेती से ही चलती है, उसकी भूमि से ही चलती है। ये जीवन जीने का एक तरीका भी है। ठीक है, बेगार से क्या मतलब है, बेगार का मतलब है मजबूरी में बिना किसी भुगतान के किए जाने वाला श्रम या काम, जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा के विपरीत करने के लिए बाध्य होता है। और ये एक प्रकार का शोषण होता है जहां व्यक्ति को किसी प्रकार के मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती है, फिर भी उसे कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, विवश किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स घटनाएं किसको कहा जाता है। तो मैट्रिक्स घटनाएं हैं यानी जहां कारकों की एक श्रृंखला मिलकर एक घटना बनाती है। ठीक है, यानी कई सारे कारक है उसकी श्रृंखला मिल जाती है, एक घटना बनाती है। अलग अलग कारणों से किसान आत्महत्या कर लेते हैं, इसी को मैट्रिक्स घटनाएं भी कहा जाता है। तो भारत में किसान जो है सदियों से सूखे के कारण, फसल ना होने के कारण या ऋण के कारण परेशानी का सामना करते हैं। नेक्स्ट है कि रैयतवाड़ी प्रथा से क्या समझते हो। तो रैयतवाड़ी प्रथा एक कृषि व्यवस्था थी जिसे विशेष रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य जो था भूमि का, ठीक है, भूमि का कर संग्रहण करना था, यानी जो भूमि से जो टैक्स मिलता है उसको संग्रहण करना था। ठीक है, ये एक सीधा तरीका था। इसमें क्या होता था, अंग्रेज जो होते थे सीधा रैयत से यानी किसान से टैक्स लेते थे। ठीक है, इसे 1820 के दशक में ब्रिटिश अधिकारी थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। आज़ादी के बाद भारत की कृषि स्थिति क्या है। तो भारत में परंपरागत विधियों से खेती होती है, भूमि का असमान वितरण है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। ठीक है, कृषि उत्पादन में कई जगह कमी देखने को मिली है, सांस्कृतिक और सामाजिक समस्याएं हैं, कई जगह पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अवसंरचनात्मक जो कमी है ये भी हमें देखने को मिलती है। कृषि मजदूरों के संचार से आप क्या समझते हैं। तो हरित क्रांति के बाद मजदूरों और भूस्वामियों के बीच में जो पारंपरिक जो संबंध थे वो टूटने लगे थे। ठीक है, तो हरित क्रांति के संपन्न क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की मांग बढ़ने लगी थी, यानी जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति से ज़्यादा संपन्नता आ गई थी वहाँ पे डिमांड बढ़ गई थी। तो यहाँ पे मौसमी पलायन होने लगा था। ठीक है, एक पर्टिकुलर खेती वाले मौसम में ज़्यादा लोग जाते थे, पलायन होता था, जिसमें हजारों मजदूर जो थे अपने गाँव से अधिक संपन्न क्षेत्रों की तरफ जाने लगे थे।
ठीक है, संचार करने लगे थे, जाने लगे थे वहाँ पे रोजगार के लिए। जहाँ मजदूरों की डिमांड ज़्यादा होती थी, मजदूरी भी उनको ठीक मिलती थी, तो पुरुष जो होते थे समय समय पे क्या करते थे, काम करने के लिए अच्छी मजदूरी की खोज में यहाँ पे प्रवास कर जाते थे। कृषि मजदूरों का महिलाकरण से क्या समझते हो? यानी निर्धन क्षेत्रों में जहाँ परिवार के पुरुष सर्वस्व वर्ष अधिकतर हिस्सा जो होता है गांव के बाहर काम करने में बिताते हैं, तो कृषि मूल रूप से एक महिला का ही काम बन जाता है। ठीक है, क्योंकि पुरुष तो बाहर जाके काम करता है, तो खेती कौन करेगा, घर पे महिला रहती है तो महिला करेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कृषि मजदूरों का महिलाकरण कहते हैं। ठीक है, महिलाएं भी कृषि मजदूरों के मुख्य स्रोत के रूप में उभर रही हैं, जिससे कृषि मजदूरों का महिलाकरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हमारी बहुत सी सांस्कृतिक प्रथाएं और प्रतिमान किस प्रकार हमारी कृषि पृष्ठभूमि से संबंधित हैं? तो ग्रामीण भारत की जो सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना है, ये दोनों कृषि और कृषिक जीवन पद्धति के बहुत ज़्यादा निकटता से जुड़ी हुई है। हमारी बहुत सी सांस्कृतिक रस्मों में कृषि जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारा जो देश है वो खुद कृषि प्रधान देश है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे त्यौहार हैं, नववर्ष के त्यौहार, ये भी खेती से संबंधित होते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में जैसे पोंगल हो गया, असम में बिहू हो गया, पंजाब में बैसाखी हो गया, कर्नाटक में उगाड़ी हो गया। ठीक है, तो ये त्यौहार जो है फसल कटने के समय मनाए जाते हैं। भारत में किसानों की आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। क्यों किसान आत्महत्या कर लेते हैं? तो सूखा पड़ना एक कारण है, फसल ना होना एक कारण है, कर्जा यानी ऋण, लोन के बोझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है क्योंकि उत्पादन लागत में, यानी उत्पादन की लागत बढ़ रही है, बाजार स्थिर नहीं है, कभी कभी बहुत ज़्यादा उधार ले लेते हैं, कर्जा हो जाता है, कभी कभी फसल नष्ट हो जाती है, खेती का ना होना। ठीक है, तो ये कारण है। अगला है कि ग्रामीण समाज में कृषि संरचना का वर्णन करो। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाति और वर्ग के संबंध जो होते हैं बड़े जटिल होते हैं। ये सोचते हैं कि ऊंची जाति वाले के पास अधिक भूमि होती है। कई जगहों पे क्या होता है, सबसे ऊंची जाति के जो ब्राह्मण हैं वो बड़े भूस्वामी नहीं है। ठीक है, कई बार जरूरी नहीं है कि मतलब जो ऊंची जाति का है उसके पास ही हमेशा अधिक भूमि होगी। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में भूस्वामित्व वाले समूह के लोग अन्य वर्णों के भी हैं। ठीक है, यानी ब्राह्मणों, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मणों के पास ही बहुत जमीन है, अलग अलग वर्णों के पास भी अधिक जमीन है। ठीक है, एक या दो जातियों के लोग ही भूस्वामी होते हैं, वे संख्या के आधार पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। प्रबल जाति समूह काफ़ी शक्तिशाली होता है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से वह स्थानीय लोगों का प्रभुत्व बनाए रखता है। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों से काम करवाते हैं और अपना उससे लाभ कमाते हैं। ठीक है, प्रबल जाति समूहों के पास ये लोग कृषि मजदूर की तरह काम करते थे। समाज में अच्छी जमीन उच्च और मध्यम जाति के पास ही रहती है। ग्रामीण समाज में जाति और वर्ग में क्या संबंध है? तो ग्रामीण क्षेत्र में वर्ग और जाति की संरचनाएं, ग्रामीण क्षेत्र में वर्ग और जाति संरचना एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, उच्च जाति के उच्च वर्ग माना जाता है, निम्न जाति को यहाँ पे निम्न वर्ग माना जाता है। उच्च जाति के लोगों ने गाँव के संसाधनों और श्रम पर अपना कंट्रोल कर रखा था। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के बारे में बताओ। तो 1960 और 1970 के दशक में जो कृषि परिवर्तन का दौर था, ठीक है, इसमें आधुनिक कृषि तकनीक और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और हरित क्रांति के तहत कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया था। ठीक है, तो देखिए आखिर हुआ क्यों था ये समझाता हूँ। 1960 के दशक में भारत में बहुत बुरा हाल हो गया था, सूखा पड़ गया था। तो फिर डिसीजन हुआ था कि जहाँ पे खेती हो सकती है उनको बढ़ावा देंगे। तो सरकार ने क्या करा, जो किसान समृद्ध थे उनको ज़्यादा अच्छे बीज उपलब्ध करा दिए, उनको उर्वरक उपलब्ध करा दिए, खाद उपलब्ध करा दी। ठीक है, जिससे कि वहाँ पे क्या हो सके, ज़्यादा उत्पादन हो सके। तो उससे उत्पादन बढ़ा। अब खेती का उत्पादन बढ़ा तो जाहिर सी बात है उससे भूख और गरीबी को कम करने में फ़ायदा मिला होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हुआ। गेहूँ की फसल जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय असमानताओं में किस प्रकार वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया, लेकिन इससे क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी। यानी कुछ क्षेत्र में तो खेती बढ़ गई लेकिन सभी क्षेत्रों को इसका फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो अमीर और गरीब किसान के बीच में खाई उत्पन्न हो गई। तो ये भी आपको यहाँ पे बताना था। फिर छोटे किसानों और उन क्षेत्रों में जहाँ संसाधन की कमी थी, वहाँ पे तकनीक नहीं पहुँच पाई, तो वहाँ पे उत्पादन नहीं बढ़ा। ठीक है, जिन जगह पे तकनीक पहुँच पाई, जहाँ पे किसान समृद्ध थे, वहाँ पे तो इसका पूरा पूरा फायदा मिला। ठीक है, जो बड़े किसान थे उन्होंने इसका फायदा उठाया और जो छोटे किसान थे वो इसका फायदा नहीं उठा पाए। अगला क्वेश्चन है कि जॉन ब्रेमन का घुमक्कड़ मजदूर यानी फुट लूज लेबर से क्या कहना है, क्या तात्पर्य है? तो हरित क्रांति के संपन्न क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की मांग बढ़ने लगी, तो पुरुष समय समय पर काम और अच्छी मजदूरी की खोज में वहां पे जाने लगे। ठीक है, तो ये जो प्रवास का तरीका था, इसके कारण सूखाग्रस्त तथा कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों से ये लोग आया करते थे।
और इसीलिए इनको क्या है, जॉन ब्रेमन ने घुमक्कड़ मजदूर के नाम से संबोधित किया है। ठीक, अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 है हमारा औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, यानी परिवर्तन एवं विकास। तो पहला क्वेश्चन है कि उद्योगों के प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं, असंगठित क्षेत्र के उद्योग क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारा कृषि आ जाता है, खनन आ जाता है, ठीक है, खदानें शामिल हो जाती हैं, जहां सीधे प्रकृति से जो हमको संसाधन प्राप्त होते हैं उनका दोहन किया जाता है। ठीक है, फिर असंगठित क्षेत्र के उद्योग वो होते हैं जहां कार्य का पंजीकरण नहीं होता, यानी जो काम होता है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, कोई निश्चित वेतन नहीं है, कोई पेंशन या कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती, इसको असंगठित क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। भारत में 90% से अधिक श्रमिक जो होते हैं वो असंगठित क्षेत्र में ही काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक क्षेत्रों में क्या बदलाव आया, यानी जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद हमारे औद्योगिक क्षेत्र में क्या बदलाव आया। तो आजादी के बाद भारत में औद्योगिकरण बढ़ा, शहरीकरण भी बढ़ा और सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में भी विस्तार हुआ, यानी बढ़ोतरी हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे ये बढ़ने लगे। फिर बाद में जब उदारीकरण का दौर आया, ठीक है, 1990 के बाद की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण बढ़ा, बाह्य स्रोत यानी बाहरी स्रोतों से काम कराने की जो प्रवृत्ति थी वो बढ़ने लगी, स्थायी रोजगार जो थे वो घटने लगे और असुरक्षा बढ़ने लगी। ठीक है, तो ये परिवर्तन हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत खदानों में मजदूरों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जो भूमिगत खदान होती है तो ऐसी खदानों में मजदूरों को बाढ़, आग, ठीक है, धस जाती है कई बार, ये गैस रिसाव, ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है, वो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इन कारणों से क्षय रोग हो जाता है, उनको सिलिकोसिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, छोटी खदानों में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं होता है तो कई बार लोगों की वहां पे मौत भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को कैसे प्रभावित किया। तो उदारीकरण का रोजगार के प्रतिमानों पे क्या प्रभाव पड़ा, इसको समझते हैं। सबसे पहले उदारीकरण क्या होता है ये समझ लो। हमने वैश्वीकरण को अपनाया, ठीक है, हमने उदारीकरण अपनाया यानी अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरल बनाया। पहले हम क्या करते थे, संरक्षणवाद की नीति अपनाते थे, यानी अपने देश के उद्योग, देसी उद्योगों को बढ़ावा देते थे। ठीक है, बाद में हमने बाहर से व्यापार के रास्ते खोले कि बाहर की कंपनी को कहा आप हमारे यहाँ पे आइए व्यापार कीजिए। हमने अपने नियम आसान बना दिए कि आसानी से व्यापार हो जाए। जो शुल्क लगता था, सीमा शुल्क, उसको कम करना शुरू कर दिया। हमने ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी व्यापार पे फोकस करना शुरू कर दिया। ठीक है, प्राइवेट कंपनियों को अपने यहाँ पे आने का अवसर दिया, एमएनसी को अपने यहाँ पे आने का अवसर दिया। ठीक है, तो ये उदारीकरण था, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा लिबरल बनाना। तो भारत में 1990 के दशक में सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। इसके तहत विदेशी निवेश यानी जो बाहर के देश निवेश करते हैं वो बढ़ गया, निजी क्षेत्रों को अधिक अवसर दिए गए। इससे रोजगार के स्वरूप में बदलाव आया। 1990 से पहले रोजगार का स्ट्रक्चर अलग था और अब स्ट्रक्चर अलग होने लगा। ठीक है, उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव, आर्थिक विकास हुआ, यानी कि उदारीकरण के कारण विदेशी कंपनियां जो थी भारत में आई और इसके कारण नई तकनीक और पूंजी उपलब्ध होने लगी। मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आई तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी, विकास में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, उद्योगों का विस्तार, हमारे यहाँ पे दूर संचार, आईटी सेक्टर, नागरिक उड्डयन और ऊर्जा जैसे जो क्षेत्र थे इसमें विकास होने लगा। कई भारतीय कंपनी भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपनी पहचान बनाने लगी। फिर रोजगार के नए अवसर, उदारीकरण से सेवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होने लगी। असंगठित क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ने लगे, महिलाओं और युवाओं को काम करने के नए नए मौके मिलने लगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 5, सुधारवादी और क्रांतिकारी आंदोलन में क्या अंतर है। तो सुधारवादी आंदोलन कौन से होते हैं, समाज में धीरे धीरे और क्रमिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे समाज में परिवर्तन लाते हैं। ये मौजूदा सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के भीतर रहकर सुधार चाहते हैं, यानी जो भी सामाजिक हमारी सरकारी व्यवस्था है उसी व्यवस्था में रहते हैं और वहीं पे सुधार करना चाहते हैं, जैसे कि सूचना का अधिकार आंदोलन या भाषाई पुनर्गठन आंदोलन। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन क्या होते हैं, ये आंदोलन समाज की मूल संरचना में परिवर्तन करना चाहते हैं और अक्सर ये सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य रखते हैं, यानी सरकार को हटा देंगे, नई सरकार ले आएंगे। जैसे रूस में आपने बोल्शेविक क्रांति देखी होगी, भारत में नक्सलियों का आंदोलन आपने देखा होगा, ये सरकार को हटाना चाहते थे। ठीक है, सरकार के खिलाफ के आंदोलन थे। अगला प्रश्न है कि प्रतिदानात्मक व सुधारवादी आंदोलन में आपको अंतर बताना है। तो प्रतिदानात्मक आंदोलन का उद्देश्य व्यक्तियों की चेतना, उनका आचरण और उनकी जीवन शैली में परिवर्तन लाना होता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर सुधार पे जोर देते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, व्यक्तियों की चेतना, लोगों का आचरण, उनका व्यवहार बदले, उनका लाइफस्टाइल बदले। ठीक है,
और व्यक्तिगत लेवल पे सुधार पे जोर देते हैं, जैसे केरल में नारायण गुरु के नेतृत्व में सामाजिक सुधार। ठीक है, इसके अलावा सुधारवादी जो आंदोलन होते हैं ना, ये समाज और राजनीति की जो संरचना है उसमें बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये जैसे कि राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, भाषा के आधार पर पुनर्गठन जो हुआ था वो सुधारवादी आंदोलन था। महिलाओं ने आधुनिक युग में किन किन मुद्दों को उठाया है? ठीक है, तो आधुनिक युग में महिला आंदोलन ने मताधिकार यानी जो वोट का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, समान वेतन यानी समान काम के लिए समान वेतन, कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, जो कार्यस्थल पे सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाया है। ठीक है, इन आंदोलनों ने महिलाओं की पहचान, उनका सम्मान और उनकी समानता को कहीं ना कहीं सामाजिक राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया। अब महिलाओं के बारे में चर्चा होने लगी है, उनके मुद्दों के बारे में चर्चा होने लगी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक आंदोलन से क्या अभिप्राय है? सामाजिक आंदोलन के लक्षण बताइए। तो सामाजिक आंदोलन ऐसे सामूहिक प्रयास होते हैं, यानी इसमें ऐसे सामूहिक प्रयास हैं जो समाज में मौजूद असमानता, अन्याय या किसी समस्या के विरोध में होते हैं। ठीक है, यानी समाज में जो अन्याय हो रहा है, समाज में जो कमियां हैं, उसके खिलाफ आंदोलन किए जाते हैं। इसका उद्देश्य जो होता है सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक परिवर्तन लाना होता है। ठीक है, समाज में परिवर्तन लाना होता है। सामाजिक आंदोलन के लक्षण कैसे होते हैं? कैसे आप किसी आंदोलन को कहोगे कि ये सामाजिक आंदोलन है? तो ये सामूहिक होते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे लोग मिलकर आंदोलन करते हैं, लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन होता है सामाजिक आंदोलन। इसमें संगठन और नेतृत्व होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य जनहित में परिवर्तन करना होता है, जनता के हित में परिवर्तन करना। भाग लेने वाले लोगों के उद्देश्य समान होते हैं। इसमें जो भी मतलब लोग इसमें शामिल होते हैं, भाग लेते हैं, उनका उद्देश्य समान होता है। यानी जैसे मान लो कोई आंदोलन है, उसमें 500 लोग शामिल हैं, तो सबका उद्देश्य एक ही होगा, सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इसके विरोध में कभी कभी प्रतिरोधी आंदोलन भी बनते हैं। विरोध के लिए जुलूस, नाटक, गीत आदि साधनों का इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, आपने देखा होगा विरोध में कई बार नाटक किए जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, गीत संगीत होता है, बैठकर ढपली बजा के आपने देखा होगा आंदोलन कर रहे होते हैं लोग, तो ये सब होता है। महिलाओं का आंदोलन की बात करते हैं, तो महिलाओं के आंदोलन को देखें तो 1970 के दशक में भारत में महिला आंदोलन जो थे तेजी से फैले। ये आंदोलन राजनीतिक दलों से स्वतंत्र थे, यानी राजनीतिक पार्टियों से अलग होते थे। राजनीतिक आंदोलन नहीं है, महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती थी, दहेज प्रथा जो थी, उनके साथ जो यौन उत्पीड़न होता था, ठीक है, इसके खिलाफ महिलाओं ने आंदोलन करके आवाज उठाई। सरकार और सामाजिक जो नीतियां थी उसमें बदलाव करने की मांग करी सरकार से। कुछ महिला संगठन के नाम देखिए, विमेंस इंडिया एसोसिएशन, फिर ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये कुछ महिला संगठन है, इनके ये नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में कराने का प्रयास किया है क्योंकि हमारे पास टाइम तो ज़्यादा बचा नहीं है, तो जितने मेरे से हो पाए मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराने का प्रयास किया है। ठीक है, और ज़्यादातर आपके पेपर में क्वेश्चन इसी में से आएंगे। हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही होंगे अगर आपने बहुत ध्यान से वीडियो को देखा है, अच्छे से समझा है। बेशक से आपको 2 बार वीडियो देखनी पड़ी तो आप कोई बात नहीं, आप 2 बार देखो, अच्छे से क्वेश्चन को समझ के जाओ, क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।